So, dear students, I am Dr. Chirag, and now we will start with next topic, that is plant kingdom, and one of the most favorite topic of me. So, we can now start, and you can see on screen कि कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर से. तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें. मैं मजाक कर रहा हूँ. हमें इन क्वेश्चन को सिर्फ एनालिसिस करना है. अभी हमें इन क्वेश्चन को पहले एनालिसिस करना है, जिससे आपको चैप्टर को पढ़ने में एक डायरेक्शन मिलेगी, चैप्टर में पूछा क्या जाता है. पर्पस ऑफ दिस स्लाइड इज़ ओनली दैट. ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं, जो कि नीट 2017 के अंदर आया है. इसको ध्यान से देखिए. इसके अंदर क्या पूछा गया है, जाइगोटिक मियोसिस इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, मतलब जाइगोटिक मियोसिस जो होती है वो किस ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है. सिंपल सा, जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन. तो आपको क्या पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ध्यान से सुनिए. आपको पता होना चाहिए कि जाइगोटिक मियोसिस मतलब क्या है. ठीक है, और दूसरी चीज़ पता होना चाहिए कि किसके अंदर होती है. तो बस इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं. तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, एंड उसके बाद आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए, है ना. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपन. मैं सेकंड क्वेश्चन को स्किप करते हुए डायरेक्टली थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अपन. लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर, है ना. बेसिकली लाइफ साइकिल के कुछ कंसेप्ट है. हर प्लांट के डिवीजन के अंदर लाइफ साइकिल का कुछ पैटर्न होता है, जो अभी अपन प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे. सबसे पहले हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक, ठीक है, फिर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली होता क्या है. सबसे पहला एक कंसेप्ट पता होना चाहिए लाइफ साइकिल का, और फिर उनसे रिलेटेड एग्जांपल पता होना चाहिए. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन मैंने इसलिए स्किप करवाया क्योंकि उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन है. डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल अलगा. बहुत ही सिंपल घटिया सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसको आप इजीली एनसीईआरटी पढ़ के यहाँ पे टिक कर सकते हैं. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं अपन, है ना, डायरेक्टली. फोर्थ क्वेश्चन के अंदर देखिए, इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर. ये भी आपको पता ही होगा. इसका आंसर आएगा वाटर, है ना. तो बेसिकली क्या होता है, आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए पर्टिकुलर प्लांट की डिवीजन के बारे में, और उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए एग्जाम्पल. आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ देख सकते हैं, है ना. आप इस पूरी स्लाइड को अच्छे से एग्जामिनेशन करिए, इस पूरी स्लाइड को अच्छे से एनालाइज करिए. आपको अल्टीमेटली ये समझ में आएगा कि प्लांट किंगडम में पूछा कुछ नहीं जाता है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है. क्या पूछा जाता है आपसे, एक पूछा जाता है कंसेप्ट, और उस कंसेप्ट से रिलेटेड होता है एक एग्जाम्पल. कई बार क्या होता है, कई बार जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है. ठीक है. तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली मल्टीपल कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं और मल्टीपल एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं. जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर वापस से कुछ मल्टीपल कंसेप्ट एंड मल्टीपल एग्जांपल पूछे जा सकते हैं. चीज़ समझ में आ रही है. तो बेसिकली हमें क्या करना है, छोटे छोटे कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना है इस चैप्टर के अंदर, और जितने एग्जाम्पल्स हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ सकते हैं, जितने एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अंदर दिए हैं, उन एग्जाम्पल्स के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना है. ठीक है. तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस चैप्टर के अंदर से कोई भी कंसेप्ट ना छूटे और हर एग्जाम्पल अपने बेस्ट पे डिस्कस हो जाए. दैट्स ऑल. तो अब नेक्स्ट एक फाइनली क्वेश्चन में आता हूँ. क्वेश्चन नंबर 60 जो है, ये 2019 नीट के अंदर का क्वेश्चन है ना. तो अब इसके अंदर देखिए, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, है ना. फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, female gametophyte with developing young embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in, है ना. तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्या कंसेप्ट है कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब पहला इवोल्यूशन का कोई कंसेप्ट है, यहाँ पे कोई रिलेशन आ रहा है, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कंसेप्ट यहाँ पे क्लिक करता है. और दूसरी चीज़ क्या होना चाहिए, अपने को पता होना चाहिए फीमेल गेमेटोफाइट क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, पेरेंट स्पोरोफाइट क्या होता है. अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है तो ईजिली आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन तक पहुँच सकते हैं. चीज़ समझ में आई. चलो, अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं बताना चाहूँगा कि प्लांट किंगडम कहाँ से आया. सबसे पहले अपन समझेंगे कि अपने को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है, प्लांट किंगडम, है ना. प्लांट किंगडम आया कहाँ से, ये वर्ड कैसे आया, ये कहाँ से आया, और इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कंसेप्ट आएंगे, वो ओरिजिन कहाँ से हुए, हमें वो पढ़ना है. ठीक है. तो सबसे पहले अपन समझते हैं बायोलॉजी का मतलब. आप सभी को समझ में आता है बायोलॉजी मतलब क्या. बायोलॉजी मतलब है स्टडी ऑफ लिविंग और स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. क्लियर है. बायोलॉजी का मतलब अपन पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, है ना. तो बेसिकली जब अपन लिविंग की बात करते हैं तो लिविंग के अंदर क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस हमारे मन में उठते हैं. जैसा कि मैं आपको पहले चैप्टर में बताऊंगा कि यार ना, जब अपन है ना लिविंग की बात करते हैं, साइंस प्रोस्पेक्टस से देखते हैं, तो लिविंग का मतलब होता है कि लिविंग, एक साइंस वाला बंदा क्वेश्चन पूछता है कि हाउ डज लाइफ एग्जिस्ट, है ना. तो उसके पीछे के फिनोमिनन के अंदर जाना चाहता है कि लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है, उसके मैकेनिज्म के अंदर जाना चाहता है. लेकिन दूसरे साइड पर अगर अपन बात करें एकदम थोड़ा सा फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो पूछते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है. तो अपन
अपन क्या है, साइंस के स्टूडेंट, तो हमें कहाँ जाना है, उसके मैकेनिज्म के पीछे जाना है। तो अपन जब इस मैकेनिज्म की बात करते हैं तो हमारा एक चैप्टर डेवलप होता है जिसको अपन नाम से जानते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है, जब अपन है ना बात करते हैं फिजियोलॉजी की, तो हमें उसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है, उससे हमारा एक चैप्टर डेवलप होता है एनाटॉमी। क्लियर है? तो आपने फिजियोलॉजी के अंदर है ना पढ़ा है ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ऐसे ही एनाटॉमी के अंदर आपने पढ़ा है एनाटॉमी में प्लांट एनाटॉमी एंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड जो एनिमल्स की एनाटॉमी है उसके लिए अलग से चैप्टर है। तो इस टाइप से अपना ये बायोलॉजी का वाला सेक्शन डेवलप हो गया है ना। नेक्स्ट टू डेट है ना क्वेश्चन उठता है कि कैसे जो ऑर्गेनिज्म है ये डेड होने के बावजूद भी इस अर्थ के ऊपर सस्टेन कर पा रहे हैं, इतने सालों बाद भी इनकी कंटिन्यूसली डेथ होती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है रिप्रोडक्शन। अपना नेक्स्ट चैप्टर तैयार हो जाता है रिप्रोडक्शन वाली यूनिट। अब रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होते हैं, तो हम अलग अलग जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके रिप्रोडक्शन को अलग अलग पढ़ते हैं, प्लांट रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना, एनिमल्स के अंदर किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ये अलग अलग चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। जब अपन बात करते हैं लिविंग के अंदर कि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो किसी न किसी अदर स्पीसीज या अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है, वो अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट होता है। तो उसका एक रिलेशन होता है किससे? अपने एनवायरनमेंट से, अपने बायोटिक कंपोनेंट से, अपने एबायोटिक कंपोनेंट से। और इस रिलेशन की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। अपनी एक यूनिट बन जाती है। ठीक है, जब अपन फर्दर ऐसे करते जाएंगे तो ऐसे धीरे धीरे अपनी सारे सिलेबस के जितने टॉपिक्स है वो अपने को सामने दिखने लग जाएंगे। लेकिन मैं पर्टिकुलरली कहाँ आना चाहता हूँ? मैं आना चाहता हूँ प्लांट किंगडम पे, कि अपन प्लांट किंगडम पे कैसे पहुंचे। अपन ने स्टडी तो करी थी कहाँ से? लिविंग से स्टार्ट, और अपन कहाँ पहुंच गए अभी? प्लांट किंगडम पे। अब तो ध्यान से सुनिएगा, प्लांट किंगडम पे अपन कैसे पहुंचे कि जब अपन है ना लिविंग फॉर्म्स और लाइफ फॉर्म्स की स्टडी करते हैं तो बेसिकली इस दुनिया के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा लाइफ फॉर्म्स है। मतलब क्या, ऑलमोस्ट अपन बात करें तो अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट इस दुनिया पे 7 to 8 मिलियन लाइफ फॉर्म्स है। 7 to 8 मिलियन लाइफ फॉर्म्स है। बेसिकली लाइफ फॉर्म्स का मतलब क्या है? स्पीसीज है ना। और इन 7 to 8 मिलियन लाइफ फॉर्म्स में से अपन कितने लाइफ फॉर्म पढ़ चुके हैं? 1.5 मिलियन टू 1.7 मिलियन के आसपास लाइफ फॉर्म्स अपन स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, इतनी स्पीसीज, नोन स्पीसीज है। जब है ना इतनी बड़ी स्पीसीज, तो बहुत बड़ी संख्या है, तो कैसे पढ़ें? पढ़ना छोड़ दे? नहीं, पढ़ना क्यों छोड़ दे? अपन क्या कर सकते हैं? पढ़ाई को इजी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? पढ़ाई को इजी बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? इसका एक क्लासिफिकेशन बना ले। बेसिकली जब अपन इन लिविंग्स की स्टडी करते हैं तो हमें ऐसा पता चलता है कि बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो आपस में कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टर शेयर करते हैं। क्या करते हैं? कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टर शेयर करते हैं। अगर मान लो लिविंग अपने आप में कुछ कॉमन कैरेक्टर शेयर करते हैं, तो क्यों ना जो कॉमन कैरेक्टर वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको एक ग्रुप में रख दिया जाए, जो डिफरेंट कैरेक्टर वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अलग ग्रुप में। ऐसे करके अपन क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन कर लें। अब क्लासिफिकेशन से फ़ायदा क्या होगा? क्लासिफिकेशन से फ़ायदा ये होगा कि लेट से अपन ने इन ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड कर दिया, लेट से 1 2 3 4, है ना, इस टाइप के ग्रुप में अपन ने डिवाइड कर दिया। अब क्या है, इसके अंदर लेट से है ना ऑर्गेनिज्म आते हैं, लेट से इसके अंदर 10 लाख ऑर्गेनिज्म है ना। अब या फिर मैं इसके अंदर थोड़ा नंबर कम कर देता हूँ, ये तो 1 मिलियन के अप्रोक्सीमेटली पहुँच गया। लेट से इसके अंदर 50,000 ऑर्गेनिज्म है ना। मैंने क्या करा, इन 50,000 ऑर्गेनिजम्स के ग्रॉस स्ट्रक्चर को, जो इनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मैंने उनको अगर स्टडी कर लिया तो मुझे बहुत सारी जानकारी उन 50,000 ऑर्गेनिज्म के बारे में ऑलरेडी है। ठीक है, चीज़ समझ में आ रही है? बेसिकली इनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैंने उन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लिया तो मेरे पास एक कॉमन चीज़ों को पढ़ के मेरे पास 50,000 ऑर्गेनिजम्स की इन्फॉर्मेशन आ गई। क्लियर है? अब मैं अगर 50,000 ऑर्गेनिजम्स के अंदर से पर्टिकुलरली किसी एक ऑर्गेनिज्म को डिटेल में पढ़ना चाहता हूँ तो मेरे पास उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन पहले से है। तो अब मैं जाऊँगा और उसी को सिलेक्ट करूँगा और उसके बारे में कुछ स्पेशल जो है मैं फिर उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करूँगा। लेकिन मेरे पास क्या हो गई, उसकी कुछ और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी क्या हो चुकी है? गैदर्ड हो चुकी है। चीज़ समझ में आ रही है? उस ऑर्गेनिज्म की एक अंडरस्टैंडिंग अपने पास पहले से आ चुकी है ना। तो बेसिकली जब अपन क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? बेसिकली क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है कहाँ से? बायोलॉजिकल वर्ल्ड से। चीज़ समझ में आ रही है? बायोलॉजिकल वर्ल्ड का मतलब क्या? लिविंग वर्ल्ड से। क्लासिफिकेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? लिविंग वर्ल्ड से। जब अपन लिविंग वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्या हुआ कि लिविंग वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन लोगों ने करना स्टार्ट करा। तो सबसे पहले ह्यूमंस ने क्लासिफिकेशन स्टार्ट करा। जो ह्यूमन की टेंडेंसी है कि यार अपनी ज़रूरत की चीज़ें क्या है उनको अलग कर लो, अपनी ज़रूरत की चीज़ें नहीं उनको अलग कर दो, है ना। ये बहुत ही बेकार क्लासिफिकेशन था। तो फिर क्या हुआ, नहीं बोला कि यार एक कोई साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए क्लासिफिकेशन का। तो ऐसे सालों साल चलते अल्टीमेटली क्लासिफिकेशन सिस्टम बना, है ना। वो क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? RH विटकर ने,
वो क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? आर.एच. व्हिटकर ने। और वो हमारे सिलेबस में है, हमें उसी को प्रायोरिटी पर रख के और उसी को समझते हुए पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम समझना है। उसके बाद भी कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम आए, लेकिन हमें वो नहीं पढ़ना है। हमें कौन सा सिस्टम पढ़ना है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो किसने दिया था? आर.एच. व्हिटकर ने। ठीक है, आर.एच. व्हिटकर ने इस पूरे लिविंग वर्ल्ड को काय में डिवाइड कर दिया? इस पूरे लिविंग वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया किसके अंदर? 5 किंगडम्स के अंदर। ठीक है, अभी किंगडम वर्ड कहाँ से आया इसके लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन। जब क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो क्लासिफिकेशन करते समय पता चलता है कि जब ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने लगते हैं तो कुछ ऑब्लिगेट कैटेगरीज बन जाती है। क्या बन जाती है? कुछ ऑब्लिगेट कैटेगरीज बन जाती है। जैसे इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे अगर मैं आपको बहुत सारी बुक्स दे दूं, है ना, तो अब बुक्स की कुछ ऑब्लिगेट कैटेगरी होगी जिसके अंदर आप उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे साइंस एक ऑब्लिगेट कैटेगरी, तो साइंस की बुक अलग कर देंगे। मैथ्स एक ऑब्लिगेट कैटेगरी, मैथ्स की बुक अलग कर देंगे आप, है ना। ऐसे ही अगर मैं सोशल की बुक्स रख दूं तो सोशल की बुक्स अलग हो जाएगी, नॉवेल्स अलग हो जाएगी, है ना, कहानी किस्सों की बुक जो है वो थोड़ी सी अलग हो जाएगी। इस टाइप के कुछ ऑब्लिगेट कैटेगरी बनी जब अपन ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना चालू करा। अब उसके अंदर से सबसे हाईएस्ट कैटेगरी जो है वो है किंगडम। यहाँ पे अपन क्या करते हैं? बहुत ग्रॉस क्लासिफिकेशन करते हैं पूरे वर्ल्ड का, है ना। और सबसे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आती है स्पीसीज, जहाँ पे अपन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो अब क्या हुआ, जब लिविंग वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन हुआ तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड को 5 किंगडम के अंदर डिवाइड कर दिया। और 5 किंगडम कौन कौन सी थी उनको ध्यान से देखें अपन। तो 5 किंगडम में आई अपने पास मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, फंजाई, प्लांट एंड एनिमिलिया, फंजाई, प्लांट एंड एनिमिलिया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्या हुआ कि जब आप फर्स्ट यूनिट अपने बायो की पढ़ेंगे तो आप ये सारी टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल्स, है ना, इन सबको पढ़ने वाले। लेकिन अब बेसिकली मैं आपको एक थोड़ा सबके बारे में एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि प्रोटिस्टा मतलब क्या, मोनेरा मतलब क्या, फंजाई मतलब क्या, प्लांट मतलब क्या, एनिमल्स मतलब क्या। बेसिकली क्या हुआ कि जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ तो मैं क्लासिफिकेशन का एक ग्रॉस आपको बताना चाहता हूँ। वैज्ञानिक के नाम बिल्कुल मैं नहीं बताऊंगा जो पूछे नहीं जाते, है ना। मैं जो ग्रॉस क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाना चाहता हूँ कि क्या हुआ। सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आना चालू हुए, उसके अंदर क्या हुआ, लिविंग वर्ल्ड को सबसे पहले आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्या हुआ, पूरे लिविंग वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया गया प्लांट और एनिमल्स के अंदर। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर बेसिस जो है, बेसिकली अपने को पता है बेसिस क्या है इसका। प्लांट जो होते हैं उनके अंदर एक वॉल होती है और एनिमल्स जो है उनके अंदर एक सेल वॉल नहीं होती। इस बेसिस पे प्लांट्स और एनिमल्स पे क्लासीफाई कर दिया गया। लेकिन बाद में समझ ये पड़ी कि यार ना, बेसिकली क्या है, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से क्या करा है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को नहीं, बेसिकली इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से क्या कर दिया गया है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया, है ना। तो फिर क्या हुआ कि लिविंग वर्ल्ड का एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। ये क्या था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या करा, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट और एनिमल्स दोनों में से जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे उनको उठा के अलग कर दिया। प्लांट्स और एनिमल्स, उन दोनों में से जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे उनको उठा के अलग कर दिया और अलग करके एक नई कैटेगरी बना दी जिसको बोला प्रोटिस्टा। जिसको बोला क्या? प्रोटिस्टा, है ना। अपने पास अब 3 किंगडम बन गई, एक प्लांट बन गई, एक एनिमल बन गई और एक क्या बन गई? प्रोटिस्टा। अब क्या हुआ, कुछ लोग और समझदार आए, अंडरस्टैंडिंग अपनी और बड़ी बायोलॉजी के बारे में अपन जैसे जैसे पढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे अपने को समझ में आ रहा था। अब क्या हुआ कि एक और नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा कि यार ना, अभी पता है क्या है, क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक दिक्कत है। क्या हो रहा है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ प्लेस्ड है। किसके अंदर? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। तो इनको भी अलग करना चाहिए। तो फिर कौन सा सिस्टम आया? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, है ना। ये अभी मैं लिविंग वर्ल्ड के क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने क्या करा, प्रोटिस्टा के अंदर से जितने भी यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको उठा के एक नई किंगडम के अंदर रख दिया जिसको नाम दिया क्या? मोनेरा। जिसको नाम दिया क्या? मोनेरा। और ये कौन हो गए? प्रोटिस्टा। फिर कौन आ गए? प्लांट्स। और फिर कौन आ गए? फाइनली एनिमल्स। क्लियर है ये चीज़? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब क्या हुआ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आर.एच. व्हिटकर का क्या बोलना था? आर.एच. व्हिटकर ने बोला कि प्लांट किंगडम के अंदर ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या फिर ऑटोट्रॉफिक और सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म एक साथ प्लेस्ड हैं। वो दोनों है यूकैरियोट, है ना। उन दोनों के बहुत सारे कैरेक्टर्स कॉमन है, लेकिन उनके अंदर क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर भारी डिफरेंस है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर एक बड़ा डिफरेंस है। तो उन्होंने क्या करा, किंगडम प्लांट के अंदर से एक ग्रुप को और अलग कर दिया और एक ग्रुप फाइनली उन्होंने बनाया क्या?
ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर न्यूट्रिशन है। एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो आर.एच. विटकर ने दिया था। तो 5 किंगडम के अंदर फाइनली अपन ने जो ऊपर नाम लिखे थे, सबसे पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर आया प्लांट और फिर कौन आए, एनिमल्स। ठीक है, इस तरीके से क्लासिफिकेशन सिस्टम बना है। इसको लिखने का एक तरीका ये भी है कि सबसे पहले दुनिया के अंदर आए मोनेरा, मोनेरा के बाद आए प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा जो है इसके अंदर है ना 3 किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। इनके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फंजाई जैसे भी हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म प्लांट जैसे भी हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म एनिमल जैसे भी हैं, है ना। इसके बेसिस पे इन्होंने 3 डायरेक्शन बता दी। ये क्या हो गया, एक इवोल्यूशनरी बेसिस दे दिया किसका, क्लासिफिकेशन सिस्टम का। और इन प्रोटिस्टा से सबसे पहले डेवलप हुए कौन, फंजाई, इन्हीं से डेवलप हुए कौन, प्लांट्स, और इन्हीं से डेवलप हुए कौन, एनिमल्स। ठीक है, इस टाइप से क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें समझ में आया। तो अब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन को बताने का मेरा कारण क्या है, इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन को बताने के पीछे जो मेरी मतलब आप लोगों से मैं क्या चाहता हूँ आप लोगों से, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को मैंने क्यों बताया, ध्यान से सुनिएगा। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको प्लांट किंगडम की डेफिनेशन समझ में आ जाए कि प्लांट मतलब क्या। तो बेसिकली इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को अगर आप समझ पाए हो, मैं इसके लिए एक अलग से एक वीडियो लूँगा जिसके अंदर हम इन चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर प्लांट को थोड़ी डिटेल में समझने की कोशिश करिए। प्लांट मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटकर, प्लांट्स आर दी मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, पहली चीज़। दूसरा, ये कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर ये मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, बेसिकली ये कौन से होंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। मल्टीसेल्यूलर मतलब क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो बेसिकली प्लांट मतलब क्या, मल्टीसेल्यूलर ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल वॉल। ठीक है, हैविंग सेल वॉल। सेल वॉल कौन सी बनी होती है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, बेसिक सब्सटेंस, मोस्ट बेसिक सब्सटेंस उसके अंदर कौन होता है, सेल्यूलोस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटकर क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांट की डेफिनेशन ये है, प्लांट्स आर दी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या, ऑटोट्रॉफिक का मतलब है जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब वो कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, और इनका जो सेल होता है वो कवर्ड होता है किससे, सेल वॉल से। और उस सेल वॉल का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, सेल्यूलोस। इसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन है, सेल्यूलोस। क्लियर है। अगर इतनी चीज़ समझ में आई हो आपको प्लांट की डेफिनेशन के बारे में, तो अब मैं प्लांट किंगडम के अंदर जाऊँगा थोड़ा सा। ठीक है, अब बेसिकली जब अपन प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो मैं पूरे लिविंग वर्ल्ड को साइड में रख के बात करूंगा। प्लांट किंगडम की जब अपन बात करते हैं तो आप प्लांट किंगडम के अंदर देखेंगे कि प्लांट किंगडम के अंदर हम कुछ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को भी पढ़ते हैं और कुछ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में भी पढ़ते हैं, है ना। बेसिकली प्लांट किंगडम के अंदर कुछ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की स्टडी भी करते हैं और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की स्टडी भी कर सकते हैं, है ना। तो अब देखो ध्यान से सुनना, अभी मैंने जो प्लांट के ऊपर डेफिनेशन बताई उस हिसाब से तो यहाँ पे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स की स्टडी नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से तो यहाँ पे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की स्टडी नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि जो बहुत पुराने क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बेंथम एंड हुकर सिस्टम क्लासिफिकेशन था, उसके हिसाब से कुछ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को भी किस में कंसिडर करा गया था, किंगडम प्लांट के अंदर कंसिडर करा था, और उसी तरीके से प्लांट के अंदर क्लासिफिकेशन करा गया था। इसलिए हम उन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को, हम उन्हीं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, इसके लिए हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को भी कुछ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आपसे पता है क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लेमाइडोमोनास जो है, क्लेमाइडोमोनास जो है वो एक अलगा है। ठीक है, अभी अपन पढ़ेंगे ये अलगा मतलब क्या है ना। और बेसिकली क्लेमाइडोमोनास जो है ये एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में या लिविंग वर्ल्ड क्लासिफिकेशन में तो क्लेमाइडोमोनास को कहाँ रखा जाता है, तो क्लेमाइडोमोनास इज अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, तो इसको रखा जाता है कहाँ पे, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। कहाँ रखा जाता है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। लेकिन जब अपन बात करते हैं कि इन प्लांट किंगडम क्लेमाइडोमोनास इज प्लेस्ड इन, तो क्लेमाइडोमोनास प्लांट किंगडम में कहाँ पे प्लेस्ड होता है, अलगा के अंदर। क्यों ऐसा हुआ, देखो बेसिकली जब प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं ना, तो मैं लिविंग वर्ल्ड की डेफिनेशन में मान रहा हूँ कि लिविंग वर्ल्ड की डेफिनेशन अप्लाई होती, जो आर.एच. विटकर ने डेफिनेशन दी है प्लांट की। लेकिन पर्टिकुलर प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन के अंदर, बहुत पुराने क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर क्या हुआ
जो अपन पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम, हचिंसन क्लासिफिकेशन सिस्टम, इन लोगों ने क्या कर रखा था उस समय प्लांट के अंदर कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को भी कंसिडर कर रखा था। तो आज भी अपन उनके तरीके से इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं और कहाँ पढ़ते हैं, प्लांट किंगडम के अंदर ही पढ़ते हैं। क्लियर है ये चीज? तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लेमाइडोमोनास कहाँ प्लेस है, तो आंसर आएगा प्रोटिस्टा। लेकिन आपसे अगर ऐसा पूछा जाए कि प्लांट किंगडम में क्लेमाइडोमोनास कहाँ प्लेस है, तो आपका आंसर होगा क्या, अल्गी। क्लियर? इज दैट क्लियर? अब मैं डायरेक्टली आता हूँ किसके ऊपर, प्लांट किंगडम के ऊपर। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिनको अपन डिटेल में और कहीं भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन अब मैं डायरेक्टली इस चैप्टर के ऊपर आता हूँ, किसके ऊपर, प्लांट किंगडम के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं अपन प्लांट किंगडम। सबसे फर्स्ट बेसिकली मैं यहाँ पे प्लांट किंगडम के इस चैप्टर के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं उसको लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इनटू सब कैटेगरीज। सब कैटेगरीज कौन सी सब कैटेगरीज है, मतलब क्या, डिवीजन, क्लास। इन कैटेगरीज के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इस पर्टिकुलर किंगडम के अंदर जितने प्लांट्स आते हैं उनका फर्दर क्लासिफिकेशन, ये क्या कहलाएगा, प्लांट किंगडम। प्लस अपन क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, इनके कुछ ग्रॉस जनरल फीचर्स, हर एक डिवीज़न के अपन कुछ ग्रॉस जनरल फीचर्स पढ़ेंगे और उनकी कुछ सम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का अपन इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, इन सब ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल को पढ़ने वाले हैं, इन सब ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल को स्टडी करने वाले हैं। क्लियर है ये चीज़? अब ध्यान से सुनिएगा, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारी लिविंग वर्ल्ड के क्लासिफिकेशन के अंडरस्टैंडिंग और लिविंग वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन टाइम बाय टाइम चेंज हुआ, वैसे ही प्लांट किंगडम जो है वो उसका भी क्लासिफिकेशन टाइम बाय टाइम चेंज हुआ, है ना। ऑर्गेनिज्म किस क्लास में रखे गए, ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, इसके अंडरस्टैंडिंग के साथ प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन चेंज हुआ। तो बेसिकली हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम के लिए। 3 सिस्टम है, 4 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, 4 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, ये 3 सिस्टम कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारे पास जो सिस्टम है वो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकेंड सिस्टम जो है हमारे पास वो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और थर्ड सिस्टम जो है हमारे पास क्लासिफिकेशन का वो है फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये किस साइंटिस्ट ने दिए थे, इन क्लासिफिकेशन के अंदर एक्चुअल में क्या करा गया अपन वो पढ़ने वाले। बेसिकली आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था लीनियस ने, ठीक है। और उसने प्लांट को बहुत अनसाइंटिफिकली कैसे डिवाइड करा था, उन्होंने प्लांट को डिवाइड करा था हर्ब्स, शब्स एंड ट्री के अंदर। किसके अंदर क्लासिफाई करा था, हर्ब्स, शब्स एंड ट्री के अंदर। बेसिस क्या था इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का, बेसिकली उन्होंने पूरे प्लांट किंगडम को किस में क्लासिफाई करा, हर्ब्स, शब्स एंड ट्री के अंदर क्लासिफाई करा। और उनके इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो बेसिस था वो क्या था, ओनली सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ओनली सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी गई। तो सबसे पहली चीज़ जो इंक्लूड करी गई वो है हैबिट। हैबिट का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म कैसा दिख रहा है, हैबिट का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म कैसा दिख रहा है, उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ लीव्स, कलर ऑफ लीव्स, शेप ऑफ लीव्स, है ना। ये सारी चीज़ें, शेप, नंबर एंड 4 चीज कलर, ठीक है। 5th चीज़ जो एनसीईआरटी के अंदर लिखी, ये सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। 5th चीज़ जो एनसीईआरटी के अंदर लिखी है वो लिखा है नंबर ऑफ स्टेमन्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का बेसिस थी, ठीक है। देयरफॉर इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल सिस्टम बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर अभी साइंटिफिक बेसिस इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है ना। अब क्या हुआ, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर। इन दोनों साइंटिस्ट के नाम एनसीईआरटी के अंदर दिए हैं, इसलिए हमें याद रखना है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें कंसिडर करी गई, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था वो क्या था। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर अलॉन्ग विद सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उन्हीं को तो लिया ही लिया, लेकिन इसके अंदर क्या लिया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना, इसको कंसिडर करा गया।
एज वेल एज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करने के अलावा एनसीईआरटी के कुछ लाइन्स है जो कि हमें समझना है कि इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें कंसिडर करी गई। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसके अंदर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट द इंटरनल फीचर लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है, आप इसको याद रखने के लिए कोई ट्रिक बना सकते हैं। क्या क्या चीज़ें ली गई है इसके अंदर, सबसे पहले इसको याद रखने के लिए आप एक ट्रिक जो याद रख सकते हैं इससे, है ना, सेप, एस से क्या आता है स्ट्रक्चर, ए से क्या आता है एनाटमी, पी से क्या आता है फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब है फाइटो मीन्स टर्म प्लांट और प्लांट्स की केमिस्ट्री, है ना, एंड नेक्स्ट चीज़ क्या आती है एम्ब्रियोलॉजी। इस चीज़ को भी कंसिडर करा गया किसके अंदर, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर। इस सिस्टम के अंदर क्या क्या कंसिडर करा गया, ये सारी चीज़ें भी कंसिडर करी गई। और ये किसने दिया था, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर ने। क्लियर है ये चीज़। अब हमें पढ़ना है कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अब हम पढ़ने वाले हैं फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ये सारी चीज़ों को कंसिडर करा ही गया। ये सारी जो चीज़ें हमें अपन ने ऊपर देखी, एक्सटर्नल फीचर्स, एम्ब्रियोलॉजी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, है ना, फाइटोकेमिस्ट्री, इन सब चीज़ों को तो कंसिडर करा ही गया। प्लस इसके अंदर क्या कंसिडर करा गया, इन्होंने कंसिडर करा फाइलोजेनिक सिस्टम के अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशन अमंग ऑर्गेनिज्म, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म के अलावा मैं यहाँ पे टर्म यूज़ कर सकता हूँ प्लांट्स। क्लियर है ये चीज़। अब ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो जिन्होंने दिया था उनका नाम एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन, दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय हचिंसन, दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय हचिंसन। अब बहुत ध्यान से सुना, अगर मैं जो पहला क्लासिफिकेशन है ना, उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर को, उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को मैं एक डायमेंशन मान लूँ, है ना, ये किया, जितने भी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं दिस आर ऑल वन डायमेंशन, ये सब के सब क्या है, एक डायमेंशन है। ठीक है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर जो सेप है उसको मैं सेकंड डायमेंशन मान लूँ, है ना, इसको मैं मान लूँ क्या, सेकंड डायमेंशन। तो ये भी क्या है, खुद एक डायमेंशन है, ये भी क्या है, खुद एक डायमेंशन है ना। और जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ये भी क्या है, एक डायमेंशन है। तो अब बेसिकली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि तीनों क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को तो कंसिडर करा ही गया, तो इसके अंदर इस डायमेंशन के अलावा प्रीवियस डायमेंशन को कंसिडर करा, तो वन डायमेंशन प्लस वन डायमेंशन, ये कितनी डायमेंशन हो गई, टू डायमेंशन हो गई। तो इसके लिए इसको बोला जाता है टू डायमेंशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब अगर मैं फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो उसके अंदर फर्स्ट डायमेंशन तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर, सेकंड डायमेंशन जो मैंने सेप लिखा है वो है, थर्ड डायमेंशन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इन तीनों डायमेंशंस के कारण इसको बोला जाता है क्या, 3D क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको क्या बोला जाता है, 3D क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब बहुत ध्यान से सुना, इन दोनों सिस्टम में क्या अंतर है, इन दोनों सिस्टम के क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली क्या था, सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर ओनली सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे प्लांट को क्लासिफाई कर दिया, और प्लांट का जो क्लासिफिकेशन था वो इतना साइंटिफिक नहीं था, सबसे पहली चीज़ तो ये उनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। इसके अलावा उनका एक जो बड़ा ड्रॉबैक था जो एनसीईआरटी के अंदर हाईलाइट किया गया है, उन्होंने क्या करा, वेजिटेटिव कैरेक्टर और फ्लावरिंग कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया। किसको, वेजिटेटिव कैरेक्टर एज वेल एज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया। बट हम जानते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेल प्रिजर्व वेल कंजर्व होते हैं। क्लियर है ये चीज़, वो क्या होते हैं, वेल प्रिजर्व वेल कंजर्व होते हैं, वो इतनी इजीली इन्वायरमेंट से अफेक्ट नहीं होते, तो उनको ज़्यादा वेटेज देना चाहिए और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को कम वेटेज देना चाहिए। क्लियर है ये चीज़, तो ये उनका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। अब नेक्स्ट अपन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का एडवांटेज जो है वो ये है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, क्विक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसको बहुत सारे प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज़ होता है किसके अंदर, फॉर द अरेंजमेंट ऑफ शीट इन हर्बेरियम। किसके लिए यूज़ होता है, फॉर द अरेंजमेंट ऑफ शीट इन हर्बेरियम। हर्बेरियम के अंदर जब अपन शीट अरेंज करते हैं उसके लिए कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज़ होता है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर अपन एक टूल पढ़ेंगे, टूल्स ऑफ टेक्सोनॉमी करके अपन लिविंग वर्ल्ड के अंदर पढ़ते हैं, वहाँ पे अपन पढ़ते हैं की, वहाँ पे अपन एक टूल पढ़ते हैं की।
वो जो की टूल जो होती है वो किसके अंदर यूज़ हो सकती है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर यूज़ हो सकती है। क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, बेसिकली ये किसके ऊपर निर्भर नहीं है, ये इवोल्यूशन के ऊपर निर्भर नहीं है ना। तो होता क्या है, जो ऑर्गेनिज्म पहले इवॉल्व हुआ और जो ऑर्गेनिज्म बाद में इवॉल्व हुआ, ये दोनों को एक लाइन में रखता है, ये दोनों को कायम में रखता है, एक लाइन में रखता है ना। तो लेट्स से कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि ना 1000 ईयर ओल्ड इवॉल्व हो चुका है, पहले मतलब 1000 साल पहले इवॉल्व हो चुका है, और कोई ऑर्गेनिज्म अभी 500 साल पहले इवॉल्व हुआ है, ये उन दोनों को एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर रख के क्लासीफाई करेगा। देयरफॉर दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन। ये कौन सा क्लासिफिकेशन होगा, हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन सिस्टम होगा। लेकिन जब अपन फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये 3D के साथ साथ क्या है, वर्टिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वर्टिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्टिकल का मतलब क्या है, जो ऑर्गेनिज्म पहले इवॉल्व हुआ उसको ऊपर रखा जाएगा, जो ऑर्गेनिज्म बाद में इवॉल्व हुआ उसको नीचे रखा जाएगा। जैसे लेट से अगर अपन ऊपर से एक फ्लो चार्ट बनाते हुए आ रहे हैं या नीचे से एक चार्ट बनाते हुए जा रहे हैं, तो जो नीचे वाला जो ऑर्गेनिज्म पहले इवॉल्व हुआ है वो नीचे, फिर उससे जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं उनको ऊपर रखा जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, एक वर्टिकली अरेंज कर रहा है किसको, ऑर्गेनिजम्स को। तो अपने को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कौन देता है, फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो बेसिकली नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को अपन प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं, कई बार पढ़ने के लिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं। की जो होती है वो यूज़ कहाँ होती है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर। लेकिन जो फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि इसको यूज़ करा जाता है किस बुक्स लिखने के लिए, ठीक है। तो दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज्ड फॉर बुक राइटिंग। इसको काय के लिए यूज़ करा जाता है, यूज्ड फॉर बुक राइटिंग। क्लियर है ये चीज़। अब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये था कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने जिम्नोस्पर्म को मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में रख दिया था। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम है, दैट इज फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसने क्या करा, जिम्नोस्पर्म को एक सेपरेट क्लास के अंदर, एक सेपरेट डिवीजन के अंदर पुट करा गया। ये इनकी सक्सेस बहुत बड़ी सक्सेस थी। क्लियर है। तो जब भी अपन किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो अपन उसको कैसे पढ़ते हैं, फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के थ्रू। मतलब क्या, अपन सबसे पहले प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, फिर उससे एडवांस, फिर उससे एडवांस, फिर उससे एडवांस, एंड फाइनली मोस्ट एडवांस ऑर्गेनिज्म को अपन पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा एनिमल किंगडम जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो मैमल सबसे लास्ट टॉपिक है। जब आप है ना प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर एंजियोस्पर्म सबसे लास्ट टॉपिक है। क्यों, क्योंकि सबसे एडवांस कौन से ऑर्गेनिज्म है, मैमल्स और एंजियोस्पर्म। क्लियर है ये चीज़। चलो, तो आप इस टेबल को देख सकते हैं एक बार थोड़ा सा जूम इन करके, है ना। तो इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले अपने पास 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम है, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनिक, और इन तीनों के कुछ कुछ फीचर्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एनसीईआरटी की है, अपन ने बात करी। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई है, तो अपन पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, एनसीईआरटी के अंदर लिखा है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें ली है, ये दिया था लीनियस ने। और इसके अंदर क्या लिया है, हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। इस लाइन को अच्छे से याद कर लीजिए। और इसके अंदर ग्रॉस, सुपरफिशियल, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही लिए थे, ठीक है। अब बेसिकली ये नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी हैव, मतलब बेसिकली इन्होंने क्या करा, वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्चुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, जो लाइन मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर क्या हुआ, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर एक्सटर्नल फीचर्स के साथ साथ इन चीज़ों को भी लिया। ये किसने दिया था, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर ने। फिर कौन सा आया अपने पास, फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर क्या करा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को यूज़ करा। अब क्या होता है, कई बार है ना अपने पास फॉसिल्स के सपोर्ट नहीं होते हैं, कई बार है ना फॉसिल्स जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते। तो अब हम फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे करें, है ना। तो उसके लिए हमारे पास कुछ अलग टूल्स हैं, उन टूल्स की स्टडी करेंगे अपन। सबसे पहले न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमो टेक्सोनॉमी, अपन इनकी बात करेंगे। इनसे अपन इनको किस तरीके से समझ सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है, जब अपन बात करते हैं, क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हैं उनके लिए फॉसिल अवेलेबल नहीं है। क्या नहीं अवेलेबल है, फॉसिल्स आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। लेकिन क्या है, बेसिकली अगर मान लूँ उनका इवोल्यूशन किसी एक डायरेक्शन में हुआ है, उनका इवोल्यूशन सेम एंसेस्टर से हुआ है, एक एंसेस्टर है और उससे 2 प्लांट बने हैं, मतलब एक प्लांट लीनिएज ये बना, लेट से एक प्लांट लीनिएज ए बना, दूसरा प्लांट लीनिएज बी बना, ठीक है। अगर मान लो ये सेम एंसेस्टर से आए तो इनके अंदर कॉमन कैरेक्टर्स ज़्यादा होंगे। लेट से अब कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं या दूसरे प्लांट हैं, उनके एंसेस्टर्स कुछ अलग थे, है ना। उनके एंसेस्टर्स फर्स्ट और इनके एंसेस्टर थे 2, और इससे इवॉल्व हुए सी एंड डी, है ना। तो अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ए और बी के बीच में कॉमन कैरेक्टर्स ज़्यादा होंगे और
अगर मैं कंपेयर करूँ ए और सी को, तो ए और सी के अंदर जो कॉमन कैरेक्टर्स होंगे वो कंपेरेटिवली ए और बी से कम होंगे। चीज़ समझ में आ रही है? कॉमन कैरेक्टर बिटवीन ए एंड सी विल बी कंपेरेटिवली लेस इन ए और सी। सॉरी, कुछ स्टेटमेंट में गड़बड़ी हो गई है, तो आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। फाइनली ए और बी के बीच में कॉमन कैरेक्टर्स ज़्यादा होंगे और ए और सी के बीच में कॉमन कैरेक्टर्स कम होंगे। तो बस इसी चीज़ को बेसिस बना के कौन यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को यूज़ करते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में बेसिकली क्या होता है, अपन क्या करते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, है ना, जिनको अपने को क्लासीफाई करना है, उन प्लांट्स के जितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, पॉसिबल कैरेक्टर्स को क्या दिए जाते हैं, कुछ कोड्स दिए जाते हैं और उनको कुछ नंबर दिए जाते हैं, है ना। और लेट से एक प्लांट है ए, अपन ने इसके अंदर ना हंड्रेड्स ऑफ द कैरेक्टर्स लिए, एक प्लांट है बी, हंड्रेड्स ऑफ द कैरेक्टर्स लिए और कुछ कोड लिए, और अपन ने इन सारे कोड्स को कहाँ डाला, किसी कंप्यूटर में डाला, ठीक है, किसी सिस्टम में डाला, और अपन ने सिस्टम ऑन कर दिया कि इन कोड्स को कंपेयर करो कि किस किस के अंदर कितने कितने कोड्स हैं। लेट से एक और प्लांट है अपने पास सी, है ना। अब क्या हुआ कि अपन ने इनके कॉमन कैरेक्टर्स को कोड करके अपन ने जब कंप्यूटर में डाला, अल्टीमेटली हंड्रेड्स ऑफ द कैरेक्टर्स कंप्यूटर ने एनालिसिस करे एक टाइम में, और अल्टीमेटली कंप्यूटर ने रिजल्ट दिया कि ए और जो बी है इनके कॉमन कैरेक्टर्स क्या है, ज़्यादा है, ए और सी के कॉमन कैरेक्टर्स क्या है, कम है। ए और बी के जो कॉमन कैरेक्टर है वो क्या है, ज़्यादा है, इनके बीच में बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर है, ए और सी के बीच में कॉमन कैरेक्टर क्या है, कम है। इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आया कि कहीं ना कहीं ए और बी जो हैं ये कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए होंगे, कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए होंगे। तो इससे यूज़ कर लिया अपन ने किसको, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को, और अपन इससे क्या बना रहे हैं, अपन इससे क्लासिफिकेशन में मदद ले रहे हैं। चीज़ समझ में आई क्या? तो बेसिकली अपन समझने की कोशिश करें न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी तो क्या है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है, अपन ने हंड्रेड्स ऑफ द कैरेक्टर्स को कोड असाइन करे, उनको कंप्यूटर में डाला, और एक समय पे हंड्रेड्स ऑफ द कैरेक्टर एनालिसिस होकर आए, जिनके अंदर ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर है वो सेम क्लास को बिलोंग करेंगे, जिनके अंदर कम कॉमन कैरेक्टर है वो अलग क्लास को बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी इज बेसिकली साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे मतलब क्या है, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, तीन चीज़ें। क्रोमोसोम का नंबर क्या है ना, उनका स्ट्रक्चर क्या है और उनका बिहेवियर क्या है, ठीक है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का नंबर एंड क्रोमोसोम का बिहेवियर क्या है, इसके बेसिस पे ये क्या है, साइटोटेक्सोनॉमी। अगर अपन इसको यूज़ कर रहे हैं फॉर द क्लासिफिकेशन पर्पस, ठीक है। थर्ड चीज़ आती है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर द प्लांट किंगडम, कीमोटेक्सोनॉमी। कीमो का मतलब होता है केमिकल्स, है ना, और जब केमिकल्स को अपन यूज़ करें फॉर द क्लासिफिकेशन पर्पस तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कीमोटेक्सोनॉमी। क्या होता है कीमोटेक्सोनॉमी का मतलब, उसको ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली क्या होता है, कुछ प्लांट जो होते हैं उनके अंदर स्पेशल केमिकल सब्सटेंस मिलते हैं, है ना। अब सीधी सी बात है, जो प्लांट जो कि कॉमन एंसेस्टर को बिलोंग करते होंगे, हो सकता है उनके अंदर जो मिलने वाले केमिकल्स हैं वो क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो अपन क्या कर सकते हैं, प्लांट्स के अंदर कौन से केमिकल मिल रहे हैं, इसके बेसिस पे अपन क्या कर दें, प्लांट को क्लासीफाई कर दें। चीज़ समझ में आ रही है। और दिस टेक्सोनॉमिकल मेथड इज नोन एज कीमोटेक्सोनॉमी, ठीक है। और ये ज़्यादा यूज़ किसके लिए होती है, प्लांट्स के लिए होती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले इतना बेसिक इंट्रोडक्शन समझने के बाद अपन स्टार्ट करने वाले हैं किसको, प्लांट को। जब अपन अंदर क्लासिफाई करते हैं तो किंगडम प्लांट जो है, प्लांट किंगडम जो है वो फर्दर क्लासिफाई करा गया इन सिस्टम के हिसाब से। जो अपन ने 3 ऊपर सिस्टम पढ़े उसके हिसाब से इसको 5 डिवीज़न के अंदर क्लासिफाई करा गया। किसके अंदर क्लासिफाई करा गया, 5 डिवीज़न के अंदर। पहला जो डिवीज़न है वो है अलगा। जब अपन कोई भी चीज़ पढ़ते हैं या लिखते हैं तो उसको हमेशा फाइलोजेनिक सिस्टम के हिसाब से लिखते हैं। फाइलोजेनिक सिस्टम में अगर लिख रहा हूँ तो मैं सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले लिखूंगा, है ना। तो मैं इसको लिखते समय ऐसा भी लिख सकता हूँ, सबसे पहले कौन आया, अलगा, जो कि मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट है। इसके बाद कौन आया, अलगा के बाद ब्रायोफाइट। इसके बाद कौन आया, टेरिडोफाइट। इसके बाद कौन आया, जिम्नोस्पर्म। इसके बाद कौन आया, एंजियोस्पर्म। क्लियर है। तो बेसिकली प्लांट किंगडम को इन 5 डिविजन्स के अंदर क्लासिफाई करा गया। इन 5 डिविजन्स के अंदर क्या करा गया, क्लासिफाई करा गया। हमें अब क्या करना है, हमें एक एक डिवीजन्स को डिटेल के अंदर पढ़ना है, हमें एक एक डिवीज़न को डिटेल में पढ़ना है। तो स्टार्ट करेंगे कहाँ से अपन, डिवीज़न अलगा से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डिवीज़न अलगा से। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, व्हाट इज़ एल्गी। तो बेसिकली अलगी का मतलब क्या क्या चीज़ें पहले अपन हर डिवीज़न में पढ़ने वाले हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे हर डिवीज़न को, अपन उसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें समझना है।
उस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझ लेते हैं अपन अलगी को समझने के पहले। जस्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं समझाने जा रहा हूँ, तो इसलिए आप अच्छे से बिल्कुल जितनी एनर्जी लगा सकते हो इस कंसेप्ट को समझने के अंदर उतनी एनर्जी लगाना है आपको। तो ध्यान से सुनिए, एक कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। ये टर्म बार बार यूज़ होगी पढ़ने के अंदर, इसलिए इन टर्म्स को अपन पहले समझेंगे। क्या होता है जब अपन प्लांट्स की बात करते हैं और जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, तो एक छोटा सा कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि पूरी जो बॉडी बनती है एनिमल्स की, उस बॉडी के सेल्स को बोला जाता है सोमेटिक सेल्स। उस बॉडी के सेल्स को क्या बोला जाता है? सोमेटिक सेल्स। ठीक है, ये जो सोमेटिक सेल्स होते हैं ये क्या कर सकते हैं? माइटोसिस कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? माइटोसिस कर सकते हैं और अपनी बॉडी की ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, एनिमल्स में कुछ सेल्स मिलते हैं जो कि होते हैं जर्म सेल्स। क्या होते हैं? जर्म सेल्स। और ये जर्म सेल जो हैं ये क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ मियोसिस कर सकते हैं। मतलब इनिशियली इनके अंदर माइटोसिस हो सकती है, लेकिन जस्ट फॉर पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। ये बॉडी ग्रोथ के लिए कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे। ये कभी भी बॉडी ग्रोथ के लिए डिवाइड नहीं करेंगे। ये सिर्फ अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए कई बार क्या कर सकते हैं? माइटोसिस कर सकते हैं। और इनके अंदर जो बेसिक जो डिवीज़न होता है वो कौन सा डिवीज़न होता है? मियोसिस। इनके अंदर जो बेसिक डिवीज़न हो रहा है वो कौन सा डिवीज़न हो रहा है? मियोसिस। क्लियर है क्या? ये चीज़ समझ में आ रही है? तो प्लांट के अंदर एनिमल्स के अंदर क्या है? बिल्कुल डिवीज़न ऑफ लेबर प्रेजेंट है। क्या हो रहा है? जो सोमेटिक सेल्स है उनके अंदर क्या हो रही है? माइटोसिस हो रही है और इससे बॉडी की ग्रोथ हो रही है, इससे बॉडी बन रही है। और जो जर्म सेल हैं वो क्या कर रहे हैं? मियोसिस कर रहे हैं और उनसे क्या बन रहे हैं? अपने गैमेट्स बन रहे हैं। उनसे क्या बन रहे हैं? गैमेट्स बन रहे हैं। गैमेट्स अपने को पता है ओवम एंड स्पर्म। क्लियर है ये चीज़? अब ध्यान से सुनना, प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं है। प्लांट्स के अंदर क्या है, क्या होते हैं बेसिकली, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताऊं तो मैं ये बोल सकता हूं कि प्लांट्स एनिमल्स के अंदर जो 2n सेल है, डिप्लॉयड सेल है, वो क्या कर सकते हैं? मियोसिस शो कर सकते हैं। लेकिन फर्दर जो n सेल है ना तो वो माइटोसिस कर सकता है ना मियोसिस कर सकता है। क्लियर है क्या ये चीज़? अब ध्यान से सुनिएगा, प्लांट के अंदर क्या होता है? प्लांट के अंदर ये होता है कि प्लांट के अंदर जो प्लांट बॉडी बनी होती है, प्लांट बॉडी की बात करें, इसके अंदर दो टाइप के सेल्स मिलते हैं। इनके अंदर क्या मिलते हैं? दो टाइप के सेल्स मिलते हैं। फर्स्ट जो सेल्स होते हैं वो होते हैं एन टाइप के, जो बेसिकली एन अपन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हैप्लॉइड। ठीक है, वो कौन से सेल्स होते हैं? हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। और जो दूसरे सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डिप्लॉइड, है ना। एनिमल्स के अंदर जो गैमेट्स है वो बेसिकली क्या है? हैप्लॉइड। और बेसिकली जो बॉडी होती है वो क्या होती है? डिप्लॉइड, 2n, है ना। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं इस कंसेप्ट क्यों समझा रहा हूँ। जो एनिमल्स के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं, ये जो गैमेट बना है n, ये कोई सा डिवीजन शो नहीं कर सकता, है ना। जो हैप्लॉइड सेल जो एनिमल्स के अंदर बने, ये कोई सा डिवीजन शो नहीं कर सकता, ना ये माइटोसिस कर सकता है ना मियोसिस कर सकता है ना। एंड बॉडी के सेल जो है यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं? डिवीजन कर सकते हैं। उसमें भी कुछ सेल डिवीजन कर सकते हैं और सिर्फ क्या कर सकते हैं? माइटोसिस कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? लेकिन अब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, अब क्या होता है प्लांट के केस में, प्लांट के सेल केस में हैप्लॉइड सेल एज वेल एज डिप्लॉइड सेल दोनों की दोनों क्या शो करते हैं? माइटोसिस शो करते हैं। दोनों की दोनों क्या करते हैं? माइटोसिस शो करते हैं, है ना। जब ये 2n सेल मतलब डिप्लॉइड सेल माइटोसिस करता है तो इसकी वजह से एक प्लांट बॉडी बनती है। इसकी वजह से क्या बनती है? प्लांट बॉडी बनती है। हमेशा जब भी माइटोसिस होगी तो उससे सेल की संख्या बढ़ेगी। जब सेल की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उससे क्या बनेगा? प्लांट की बॉडी बनने लग जाएगी, है ना। मतलब वो प्लांट डेवलप होने लग जाएगा, वो दिखने लग जाएगा। माइटोसिस से बनती है प्लांट बॉडी और दिस टाइप ऑफ प्लांट बॉडी इज नोन एज स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। इसको क्या बोला जाता है? स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा नेक्स्ट कंसेप्ट। जब प्लांट के अंदर ये जो हैप्लॉइड सेल होते हैं दैट इज एन सेल, ये जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं दैट इज एन सेल, ये क्या करते हैं? माइटोसिस जब करते हैं तो इनकी वजह से जो प्लांट बॉडी डेवलप होती है, प्लांट बॉडी डेवलप बाय माइटोसिस ऑफ हैप्लॉइड सेल, इसकी वजह से जो प्लांट बॉडी डेवलप होती है उसको बोला जाता है गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। अब ध्यान से सुनना, इनको गैमेटोफाइटिक प्लांट क्यों बोला, प्लांट बॉडी क्यों बोला और ऊपर वाले को स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी क्यों बोला? अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये जो प्लांट बॉडी बनती है जो माइटोसिस ऑफ डिप्लॉइड सेल से बनी है, ये प्लांट बॉडी बाय मियोसिस, ये किसके थ्रू? मियोसिस के थ्रू ये बनाती है स्पोर। इसके लिए इसको क्या बोला जाता है? स्पोर फॉर्मिंग बॉडी।
है ना, इसको क्या बोला जाता है, स्पोर फॉर्मिंग बॉडी। और ये जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है, ये जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है, ये माइटोसिस के थ्रू, ये किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू ये क्या बनाती है, गैमेट्स। ये क्या बनाती है, गैमेट्स। इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। एनिमल्स के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। एनिमल्स के केस में जो एन सेल है वो माइटोसिस शो नहीं कर सकता। एनिमल्स के केस में जो हैप्लॉइड सेल है वो माइटोसिस शो नहीं कर सकता। तो वहाँ पे एक ही प्लांट, एक ही एनिमल की जो पूरी बॉडी रहती है वो डिप्लॉयड ही रहती है, और वो डिप्लॉयड सेल के डिवीजन से ही बनती है। लेकिन प्लांट के केस में क्या हो रहा है, प्लांट के केस में डिप्लॉयड सेल भी डिवीजन कर रहे हैं, हैप्लॉइड सेल भी डिवीजन कर रहे हैं। इसके लिए बॉडी के अंदर दो पार्ट बन जाते हैं। एक पार्ट जो है जो डिप्लॉयड सेल से बना हुआ है वो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी कहलाता है। एक पार्ट जो है जो कि हैप्लॉइड सेल के डिवीजन से बना है वो क्या कहलाता है, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी कहलाता है। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आप चाहें तो बार बार एक दो बार और समझें, सुने और फिर आगे बढ़े। लेकिन अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अपन पढ़ने वाले थे अलगा, है ना। तो बेसिकली अलगा को पढ़ाने के पहले मैंने ये क्यों पढ़ाया है उसका कारण आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, जब मैं अलगी की बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं किसी भी डिवीज़न की बात करूँगा। सबसे पहले मैं किसी भी डिवीज़न, अभी जैसे मैं जस्ट अलगा की बात कर रहा हूँ, मैं भले ही से ब्रायोफाइट की बात करूँ या टेरिडोफाइट की बात करूँ, जिम्नोस्पर्म की बात करूँ, एंजियोस्पर्म की बात करूँ, मैं हमेशा अपना जो डिस्कशन है उसको एक डेफिनेट पैटर्न के अंदर लेके जाऊंगा। और वो डेफिनेट पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले मैं बताऊंगा क्या डेफिनेशन, किस डेफिनेशन मतलब अलगा मतलब क्या है ना। डेफिनेशन के अंदर कुछ कुछ चीज़ें इन्वॉल्व, मतलब कुछ कुछ चीज़ें इसके अंदर कवर होगी। वो डेफिनेशन के अंदर वो जो चीज़ें कवर होंगी बेसिकली वो इसके क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। वो इसके क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। चीज़ समझ में आ रही है। बेसिकली इसके डेफिनेशन के अंदर जो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है वो इसके क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे। तो अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर मैं क्या पढ़ाऊँगा, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि कहाँ मिलता है, तो इसका हैबिटेट, है ना। सेकेंड अपन पढ़ने वाले इसकी हैबिट। हैबिट का मतलब बेसिकली इसकी मॉर्फोलॉजी, कैसा दिखता है ये, है ना, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, है ना, हैबिट और मॉर्फोलॉजी। थर्ड अपन पढ़ने वाले इसकी कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, इसके अंदर किस टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है। फोर्थ अपन पढ़ने वाले हैं इसकी लाइफ साइकिल। बेसिकली इसके अंदर लाइफ साइकिल का मतलब है रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं अपन, रिप्रोडक्शन, कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है। फिफ्थ अपन पढ़ने वाले हैं इसका क्लासिफिकेशन। इसका क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन। सिक्स्थ हमेशा अपन पढ़ेंगे क्या, एग्जाम्पल्स। हमेशा अपन क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहली चीज़ अपन क्या पढ़ेंगे, हैबिटाट। हैबिटाट का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म कहाँ मिलेगा, कहाँ रहता है। हैबिट का मतलब क्या है, उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, है ना। देन अपन पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है। देन अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन कैसे होता है। फिर अपन पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन। और फाइनली अपन क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल। ठीक है। तो बेसिकली कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो कि इसकी डेफिनेशन के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे हैबिट, हैबिटाट, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ये इस टाइप के कुछ डेफिनेशन के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अलगा। अलगा मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट है ना। अब मोस्ट, अगर मैं पूछूं ऐसा कि सबसे पहले लाइफ कहाँ आई थी, तो कहाँ आई थी, पानी में, है ना। अब पानी से कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ होगा तो उसके जो प्रिमिटिव एंसेस्टर्स हुए होंगे वो भी कहाँ हुए होंगे, पानी के अंदर हुए होंगे। इसलिए जो अलगी है बेसिकली वो कौन से इन्वायरमेंट में मिलता है, वाटर, मतलब जहाँ पे मॉइस्ट इन्वायरमेंट होता है। कहाँ मिलता है अलगी, मॉइस्ट इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है, मॉइस्ट इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर। तो बेसिकली कैसा होगा, बेसिकली दिस आर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, है ना। एक्वेटिक की जब अपन बात करते हैं तो एक्वेटिक में भी दो टाइप के इन्वायरमेंट है, एक फ्रेश वाटर है, एक मरीन वाटर है। तो अलगा जो होता है फ्रेश वाटर में भी मिलता है एज वेल एज मरीन वाटर में भी मिलता है। ठीक है। एक थर्ड कैटेगरी जो एनसीईआरटी के अंदर दी है वो दी है ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है कि जहाँ पे फ्रेश वाटर और मरीन वाटर एक दूसरे से मिल गया, है ना, जहाँ पे इन दोनों की मिक्सिंग हो गई। जब उनकी मिक्सिंग होती है तो उस टाइप के वाटर को क्या बोला जाता है, ब्रैकिश वाटर। तो अलगा जो है वो तीनों जगह पे मिलता है हमें, है ना। अब मैं बात करूँगा अलगा की मॉर्फोलॉजी और हैबिट की। ठीक है, अलगा की मॉर्फोलॉजी और हैबिट की। बेसिकली अलगा क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट, है ना, मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट। जब आप मोस्ट एडवांस प्लांट देखते हैं तो आपको क्या दिखता है, उसके अंदर दिखता है रूट दिखती है, उसके अंदर शूट दिखती है ना। मतलब रूट क्या मतलब जड़ें दिखती हैं और शूट दिखती है। शूट मतलब उसका तना, उसकी पत्तियां ये दिखती है। तो बेसिकली मोस्ट एडवांस प्लांट में हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रही है पत्तियां, तना एंड क्या दिख रहा है, मतलब ब्रांच, स्टेम, लीव्स एंड रूट्स, ये चीज़ें दिखती हैं।
लेकिन जब अपन मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट को देखते हैं जैसे अलगा, तो इनके अंदर ना तो लीफ पत्तियाँ दिखेंगी अपने को, ना ही स्टेम दिखेंगे, ना ही जड़ें दिखेंगी, है ना। इनकी प्लांट बॉडी जो होती है मोस्ट प्रिमिटिव होती है। तो क्या होगी, मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट है और इनकी प्लांट बॉडी भी कैसी होती है, मोस्ट प्रिमिटिव सिंपल प्लांट बॉडी। इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, सिंपल प्लांट बॉडी, नॉट डिफरेंशिएटेड between root, stem and leaf, not differentiated between root, stem and leaf, ठीक है। बेसिकली show loose tissue organization, क्लियर है ये चीज़। ये जो लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन वाली बॉडी होती है इनको बोला जाता है क्या, थैलॉइड बॉडी। तो बेसिकली अलगा की जो बॉडी होती है उसको क्या बोला जाता है, अलगल थैलस, है ना। तो ये टर्म आप पढ़ेंगे कि इसको क्या बोला जाता है, अलगा का क्या होता है, थैलस होता है ना, एक लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन वाली बॉडी है। जब मैं अलगा को क्लासीफाई करता हूँ, अलगा जो है उसके अंदर दोनों फॉर्म्स मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको आर एच विटकर के डेफिनेशन के हिसाब से बताया था, तो सिर्फ प्लांट्स मल्टी सेल्यूलर होते हैं, लेकिन प्लांट किंगडम में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को इन्वॉल्व किसने कर लिया था, बेंथम एंड हुकर, हचिनसन, इन लोगों ने प्लांट किंगडम में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को भी इन्वॉल्व करा है ना। तो अभी अपन प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं और प्लांट किंगडम को अपन इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से पढ़ते हैं, इसलिए अपन अलगा के अंदर किसको पढ़ेंगे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को भी पढ़ेंगे। तो अलगा जो होती है वो दोनों टाइप की होती है, यूनिसेल्युलर एज वेल एज मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। जब मैं यूनिसेल्यूलर के एग्जांपल की बात करता हूँ तो इसके अंदर अपने पास मोस्ट फेमस एग्जांपल आता है क्लेमाइडोमोनास। एनसीईआरटी के अंदर ये एग्जांपल बहुत सारी जगह पे यूज़ करा है। मल्टी सेल्यूलर की बात करता हूँ तो मल्टी सेल्यूलर के अंदर मैं फर्दर दो टाइप से क्लासीफाई कर सकता हूँ। फर्स्ट जो है वो है किसके अंदर, पहला जो है वो है लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, और बेसिकली सेकेंड जो टाइप है जिसके अंदर टिश्यू अब्सेंट है। बेसिकली ये क्या है, जो जिसमें टिश्यू अब्सेंट है वो क्या है, सेल्यूलर एग्रीगेशन, ठीक है। ये जो सेल्यूलर एग्रीगेशन होता है इसके अंदर भी अपने को दो टाइप्स मिलते हैं। पहला टाइप मिल सकता है वो हो सकता है कॉलोनियल, और सेकेंड टाइप जो हो सकता है वो हो सकता है फिलामेंटस। पहला टाइप क्या हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है कि मतलब बहुत सारे सेल्स आके इसे कॉलोनी के अंदर जुड़ गए। एक फिलामेंटस टाइप हो सकता है, एक सेल दूसरा सेल तीसरा सेल चौथा सेल इस टाइप से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। जो लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है ये अदर अलगास के अंदर मिलता है हमें, ठीक है। तो इसके अंदर लाइफ फॉर्म्स क्या हो सकते हैं, सबसे पहला यूनिसेल्युलर लाइफ फॉर्म्स हो सकता है, कॉलोनियल, फिलामेंटस हो सकता है, या फिर लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। इस टाइप के इनकी बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ एंड शो लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जिसको क्या बोला जाता है, इनकी बॉडी को बोला जाता है अलगल थैलस। ये इनका हैबिट है ना। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इनके न्यूट्रिशन की। तो अलगा के अंदर, अलगा जैसा कि अपन ने प्लांट की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था, न्यूट्रिशन हमेशा कौन सा टाइप का होगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। कौन सा टाइप का न्यूट्रिशन होगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। प्लांट है, प्लांट के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन मिलता है, ऑटोट्रॉफिक। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो होता है अलगी के अंदर, रिप्रोडक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो रिप्रोडक्शन के अंदर अपन क्लासीफाई कर सकते हैं सबसे फर्स्ट वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है बाय फ्रेगमेंटेशन। कैसे होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मोस्ट कॉमन जो टाइप है वो है बाय ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर इज अ मोटाइल स्पोर। और कुछ अलगा के अंदर कुछ नॉन मोटाइल स्पोर्स मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं, कुछ नॉन मोटाइल स्पोर्स मिल सकते हैं, ठीक है, जो जू स्पोर के अलावा वाले स्पोर्स होंगे, है ना। बेसिकली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है बाय फ्रेगमेंटेशन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर हर जगह अलग अलग मेंशन करा है, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग मेंशन करा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बाय क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन, एंड ये जो गैमेट्स होते हैं, ये गैमेट्स तीन टाइप के हो सकते हैं। आइसोगैमेट्स हो सकते हैं, एक जैसे दिखने वाले गैमेट्स, एन आइसोगैमेट्स हो सकते हैं,
एन आइसोगेमेट्स हो सकते हैं और oogametes हो सकते हैं। बेसिकली इन तीनों टर्म्स का अपन मतलब और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो आइसोगेमेट्स का मतलब क्या होता है, जो गेमेट्स बने, मेल और फीमेल गेमेट्स बने, ये एक जैसे दिखते हैं, इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। एन आइसोगेमेट्स के अंदर क्या होता है कि एक जो गेमेट है वो थोड़ा अलग दिख रहा है, थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। मेल फीमेल गेमेट के अंदर क्या मिलेगा, थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। लेकिन oogametes के अंदर क्या होगा, जो फीमेल गेमेट होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, नॉन मोटाइल होगा, लेकिन जो मेल गेमेट होगा वो काफ़ी छोटा होगा और मोटाइल होगा। क्लियर है? चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन वाले पॉइंट के बाद। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करने वाले क्लासिफिकेशन के, है ना। तो अलगा के क्लासिफिकेशन को समझने के लिए अपन कुछ कुछ चीज़ें और समझते हैं अलगा के अंदर, कि जो अलगा होता है ना। अपन ने अभी तक क्या समझा, उसके अंदर हैबिटेट समझा, हैबिट समझा अपन ने, प्लांट ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब अच्छे से समझ चुके हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर ली, न्यूट्रिशन के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट हमें कुछ चीज़ें समझना है, कुछ कुछ टर्म्स जो मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ वो समझाने वाला हूँ। हाइड्रोकोलाइट्स, इन चीज़ों को समझना है हमें। क्यों? क्योंकि ये टर्म्स आएंगी ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ अलगा, है ना। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि जो अलगा होता है इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ टाइप के अलगा के अंदर सेल वॉल के अंदर कुछ सब्सटेंस मिलते हैं। उन सब्सटेंस को पाउडर फॉर्म में एक्यूमुलेट करा जा सकता है, ये पाउडर फॉर्म में मिल सकते हैं। यूँ तो सेल वॉल के अंदर रहते सेलुलोज के साथ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में मिल सकते हैं या फिर जेल के फॉर्म में मिल सकते हैं। बेसिकली ये जो सब्सटेंस होते हैं हाइड्रोकोलाइट्स का मतलब क्या होता है, ये पानी के साथ घुल जाते हैं, है ना। बेसिकली ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं और पानी के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस बन जाते हैं, है ना। तो इन सब्सटेंस के काफ़ी यूजेस होते हैं और अपन इन हाइड्रोकोलाइट्स को पढ़ेंगे कि ये हाइड्रोकोलाइट, पर्टिकुलर हाइड्रोकोलाइट रेड अलगा में मिलता है, ये पर्टिकुलर हाइड्रोकोलाइट ब्राउन अलगा के अंदर मिलता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हाइड्रोकोलाइट्स का मतलब क्या, ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है और वो वाटर होल्ड करने के बाद एक जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वो वाटर के फ्लो को क्या कर देता है, कम कर देता है। जो मीडियम होता है उसको क्या कर देता है, सॉलिडिफाई कर देता है। ये जो जितनी भी प्रॉपर्टी है ये किसकी है, हाइड्रोकोलाइट की है। ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ये किसकी है, हाइड्रोकोलाइट्स की। क्लियर है ये चीज़। अब अपन आते हैं बेसिकली नेक्स्ट अपने हेडिंग्स पे, दैट इज क्लासिफिकेशन। इस टर्म को समझने के बाद अपन स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। अलगा जो है वो 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड करा गया है। पहले जो क्लास है वो है क्लोरोफाइसी, पहली जो क्लास है वो है क्लोरोफाइसी, ठीक है। सेकेंड जो क्लास है वो है रोडोफाइसी और थर्ड जो क्लास है वो है फियोफाइसी, ठीक है। बेसिकली मैं इनके कॉमन नेम लिख रहा हूँ। इसको बोला जाता है ग्रीन अलगा, इसको बोला जाता है रेड अलगा और इसको बोला जाता है ब्राउन अलगा। इसको बोला जाता है क्या, ब्राउन अलगा। अब आप इस पर्टिकुलर स्लाइड को एनसीईआरटी से रिलेट करने जाएंगे तो शायद हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। तो मैं आपका यहाँ पे एक छोटा सा डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि क्या होता है, जो एनसीईआरटी है उसके अंदर ब्राउन अलगा को रेड अलगा से पहले एक्सप्लेन कराए, रेड अलगा को ब्राउन अलगा के बाद एक्सप्लेन कराए, ठीक है। लेकिन मैं इस सीक्वेंस में चलता हूँ तो इस सीक्वेंस से थोड़ी सी आपको शायद मतलब हेल्प मिल जाए, चीज़ों को याद करने में आसानी हो, है ना। इसलिए मैं ये सीक्वेंस को प्रीफर करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले इस पूरे क्लासिफिकेशन के अंदर अपन किस किस हेडिंग्स में बात करने वाले, तो हेडिंग्स अपनी सिमिलर है। अपन सबसे पहले बात करेंगे किसकी, हैबिटाट की, है ना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हैबिट की, नेक्स्ट अपन बात करेंगे पिगमेंट्स की, नेक्स्ट अपन बात करेंगे सेल वॉल की, है ना। तो कुछ हेडिंग्स जो मैं इन जिनके अंदर अपन ये सब डिस्कस करने वाले हैं उन हेडिंग्स को लिखता हूँ। सबसे पहले अपन बात करने वाले किसकी, हैबिटाट। सेकेंड अपन बात करेंगे कुछ हैबिट की। थर्ड अपन बात करने वाले हैं सेल वॉल की। फोर्थ अपन बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन के अंदर बेसिकली हमें बात करना है पिगमेंट्स की। न्यूट्रिशन में हमें बात करना है किसकी, पिगमेंट्स की, ठीक है। फिफ्थ हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बाद इनके रिप्रोडक्शन की। किन की बात करने वाले हैं हम, रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो सबसे पहले अपन आते हैं हैबिटाट पे। तो ग्रीन अलगा जो बेसिकली होती है, ग्रीन अलगा जो होती है ये किसके अंदर मिलती है, फ्रेश वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर। एंड जो रेड अलगा होती है ये काय में मिलती है, मरीन वाटर के अंदर मिलती है, मच मोर कॉमन देन फ्रेश वाटर,
मच मोर कॉमन देन फ्रेश वाटर, ठीक है। ब्राउन अलगा जो होती है मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मतलब भयंकरी तरीके से अगर अपन है ना देखा जाए तो ये मरीन वाटर में मिलती है, लेकिन बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि ये कहीं में मिल जाए, फ्रेश वाटर में भी मिल जाए, ठीक है। ये तीनों के तीनों ये दोनों जो अलगा है जो मरीन वाटर के अंदर मिलती है, ये किसी और जगह में मिल सकती है। कहाँ पे मिल सकती है? ब्रैकिश वाटर में। एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये कहाँ पे मिल सकती है? ब्रैकिश वाटर के अंदर। ब्रैकिश वाटर का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ पे फ्रेश वाटर और मरीन वाटर एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। जनरली ये कहाँ पे होता है? इश्यूरिस पे होता है, जहाँ पे मरीन वाटर और फ्रेश वाटर आके मिल जाते हैं, वहाँ पे क्या हो जाता है? इश्यूरिस बनती है, तो बेसिकली वहाँ पे मिलते हैं। तो ये अलगा वहाँ पे भी मिल सकती है। नेक्स्ट अपन आते हैं कहाँ पे? हैबिटाट के बाद हैबिट पे, ठीक है। हैबिटाट के बाद अपन आ रहे हैं किसके ऊपर? हैबिट पे। तो बेसिकली जो ग्रीन अलगा होती है इसके अंदर दोनों टाइप के फॉर्म है, यूनिसेल्युलर फॉर्म एज वेल एज मल्टी सेल्युलर फॉर्म्स। किसके अंदर? दोनों टाइप के फॉर्म है। पहला यूनिसेल्युलर फॉर्म भी है एज वेल एज मल्टी सेल्युलर फॉर्म्स भी हैं, ठीक है। तो अगर अपन बात करें तो ये यूनिसेल्युलर भी होती है और मल्टी सेल्युलर फॉर्म्स भी होते हैं। क्लियर है ये चीज़? अब अगर अपन बात करें तो बेसिकली हैबिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे सिंपल एल्गी जो है वो कौन है? ग्रीन एल्गी। सबसे सिंपल एल्गी कौन सी है? ग्रीन एल्गी, ठीक है। रेड एल्गी जो है स्ट्रक्चर वाइज, हैबिट वाइज, मॉर्फोलॉजी वाइज इज मोर एडवांस एज कंपेयर टू ग्रीन एल्गी, इज मोर एडवांस एज कंपेयर टू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होंगे? कुछ स्ट्रक्चरल एडवांसमेंट अपने को देखने को मिलेंगे, स्ट्रक्चरल एडवांसमेंट हो जाएगा यहाँ पे। और ये कौन से फॉर्म में मिलेगी? मल्टी सेल्युलर फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रक्चरल एडवांसमेंट के बाद सबसे स्ट्रक्चरली मोस्ट एडवांस जो अलगी है वो कौन सी अलगी है? ब्राउन अलगी। अगर जब अपन ब्राउन अलगी की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या मिलता है हमें? स्ट्रक्चर वाइज अगर अपन देखें तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर मिलता है इस टाइप से। इसके अंदर सबस्ट्रेटम से जुड़ने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है क्या? होल्ड फास्ट। इसके अंदर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है स्टाइप। और थर्ड इसके ऊपर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता जाता है जिसको बोला जाता है फ्रोन। लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि फोटोसिंथेसिस के काम में आता है उसको बोला जाता है फ्रोन। तो सबसे डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, सबसे एडवांस प्लांट बॉडी किसकी है? ब्राउन अलगा की। सबसे एडवांस प्लांट बॉडी किसकी है? ब्राउन अलगा की। और सबसे सिंपल बॉडी किसकी है? ग्रीन अलगा की, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले सेल वॉल की। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले सेल वॉल जो होती है इन केस ऑफ ग्रीन अलगा वो होती है सेल्यूलोस एंड पेक्टिन की। सेल्यूलोस एंड पेक्टिन की। सेल वॉल कैसे बनी होती है? सेल्यूलोस एंड पेक्टिन। पेक्टिन को ही कई जगह पे एनसीईआरटी के अंदर लिखा जाता है पेक्टोस। पेक्टिन को ही एनसीईआरटी के अंदर कई जगह लिखा जाता है पेक्टोस, ठीक है। जो रेड अलगा होती है उसके अंदर सेल्यूलोस होता है एंड सेल्यूलोस एंड पेक्टिन, ठीक है। सेल्यूलोस एंड पेक्टिन प्लस कुछ हाइड्रोकोलॉइड्स मिल सकते हैं इसके अंदर। क्या मिल सकते हैं? कुछ हाइड्रोकोलॉइड्स मिल सकते हैं। ये जो हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो हाइड्रोकोलाइड मिलता है वो मिलता है केराजिन एंड अगार। कौन से हाइड्रोकोलाइड्स मिलते हैं? केराजिन एंड अगार, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज़ मिलती है, वो मिलती है पॉलीसल्फेट ईस्टर। पॉलीसल्फेट ईस्टर, ठीक है। ये जो पॉलीसल्फेट ईस्टर्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? बेसिकली पिगमेंट्स होते हैं। तो सेल वॉल के अंदर अपने को क्या क्या मिल रहा है? सेल्यूलोस, पेक्टिन, केराजिन, अगार एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर। क्लियर है ये चीज़? अब अगर अपन है ना ब्राउन अलगा की बात करें तो ब्राउन अलगा के अंदर हमें क्या मिलता है? सेल्यूलोस मिलता है, पेक्टिन मिलता है, प्लस हमें यहाँ पे जो हाइड्रोकोलाइड इसकी सेल वॉल में मिलेगा वो होता है एल्जिन। जो हाइड्रोकोलाइड इसकी सेल वॉल के अंदर मिलेगा वो होता है एल्जिन, ठीक है। नेक्स्ट सेल वॉल के बाद हम किस हेडिंग में बात करने वाले हैं? पिगमेंट और न्यूट्रिशन,
ठीक है। तो न्यूट्रिशन अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। यहाँ पे पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट जो ग्रीन अलगा होता है उसके अंदर मिलता है क्लोरोफिल A प्लस बी, ठीक है। रेड अलगा के अंदर जो पिगमेंट मिलता है A प्लस डी, एंड यहाँ पे अदर पिगमेंट जो मिलते हैं अपने को वो मिलते हैं आर फाइको एरिथ्रिन एंड आर फाइको साइनिन, आर फाइको इरिथ्रिन एंड आर फाइको साइनिन। नेक्स्ट जो ब्राउन अलगा है उसके अंदर जो पिगमेंट मिलते हैं वो मिलते हैं क्लोरोफिल A प्लस क्लोरोफिल C। बेसिकली ये क्या है, क्लोरोफिल A प्लस बी, ये क्लोरोफिल A प्लस डी, और ये क्या है, क्लोरोफिल A प्लस C। प्लस यहाँ पे जो पिगमेंट मिलते हैं वो मिलते हैं जेंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथिन। कौन मिलते हैं, जेंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथिन। इज दैट क्लियर? ये पिगमेंट मिलते हैं किसके अंदर, ब्राउन अलगा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखे नहीं है लेकिन उन्हें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, वो है स्टोर्ड फूड मटेरियल एंड फ्लैजिला इन जूस्पोर और मोटाइल स्ट्रक्चर इन मोटाइल स्ट्रक्चर। बेसिकली अपन बात करने वाले हैं दो और हेडिंग्स की। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ उनको यहाँ पे, स्टोर्ड फूड मटेरियल एंड नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं स्टोर्ड फूड मटेरियल के बाद एक नेक्स्ट जो है वो है फ्लैजिला, ठीक है। तो स्टोर्ड फूड मटेरियल की अगर अपन बात करें ग्रीन अलगा के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोर्ड फूड मटेरियल जो यहाँ पे मिलता है वो मिलता है स्टार्च प्लस ऑयल ड्रॉपलेट्स प्लस एक स्ट्रक्चर मिलता है, उस स्ट्रक्चर को हम जानते हैं किस नाम से, पायरिनॉइड्स। ये जो पायरिनॉइड स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर होते हैं क्या, प्रोटीन एंड स्टार्च, प्रोटीन प्लस स्टार्च, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्च स्टोर होता है इसके अंदर। तो बेसिकली पायरिनॉइड इज फीचर ऑफ ग्रीन अलगा, उसके अंदर प्रोटीन्स एंड स्टार्च स्टोर्ड होते हैं। एंड फूड मटेरियल अदर किस फॉर्म में स्टोर्ड हो सकता है, ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर। रेड अलगा की अगर अपन बात करें तो रेड अलगा के अंदर जो फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है वो होता है इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और उसमें से एक एग्जांपल है अपने पास फ्लोरिडियन स्टार्च। जो ब्राउन अलगा है उसके अंदर जो स्टोर्ड फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है वो होता है लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल, लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल। दिस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में इसके अंदर क्या होता है, स्टोर्ड फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसकी, हम बात करने वाले हैं मोटाइल स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो मोटाइल स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है ग्रीन अलगा के अंदर, मोटाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ग्रीन अलगा, वो बेसिकली क्या होता है, वो बेसिकली होता है जूस्पोर, वो बेसिकली क्या होता है, जूस्पोर होता है। एंड जूस्पोर जो होता है उसके अंदर जो फ्लैजिला होते हैं वो क्या होते हैं, अपाइकल होते हैं, मतलब सबसे एंड जो एंड स्ट्रक्चर है वहाँ पे फ्लैजिला मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें ब्राउन अलगा की तो उसमें भी हमें जूस्पोर देखने को मिलेंगे, जूस्पोर प्रेजेंट होते हैं। और इनके अंदर जो फ्लैजिला होते हैं, इनके अंदर फ्लैजिला कैसे हैं, अपाइकल, इनके अंदर फ्लैजिला जो होते हैं वो होते हैं लेटरल, इनके अंदर फ्लैजिला कैसे होते हैं, लेटरल, ठीक है। जो रेड अलगा है इसके अंदर, रेड अलगा के अंदर मोटाइल स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं, मतलब मोटाइल जूस्पोर एब्सेंट होते हैं। क्लियर है ये चीज़, मोटाइल स्ट्रक्चर एब्सेंट। तो बेसिकली कैसी अलगा होती है, नॉन मोटाइल अलगा होती है, ठीक है। दूसरे अलगा के अंदर मोटाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। फाइनली अपन आते हैं रिप्रोडक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है बाय फ्रेगमेंटेशन, इसमें भी बाय फ्रेगमेंटेशन एंड इसमें भी बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय जूस्पोर और बाय जूस्पोर। ब्राउन अलगा एंड ग्रीन अलगा में जूस्पोर प्रेजेंट होता है, रेड अलगा के अंदर जूस्पोर एब्सेंट होता है, इसके अंदर होते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स, ठीक है। फाइनली अपन बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की।
सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है बाय आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous टाइप का। ब्राउन अलगा के अंदर भी एनाइसो एंड oogamous टाइप का सेक्चुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन जो रेड अलगा होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से टाइप का मिलता है? oogamous टाइप ऑफ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। किस टाइप का मिलता है? oogamous टाइप ऑफ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। किस टाइप का मिलता है? oogamous टाइप ऑफ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। तो इस क्लासिफिकेशन को देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन ने बात करी हैबिटाट की। हैबिटाट में अपन ने बात करी ग्रीन अलगा इज फाउंड इन फ्रेश वाटर। रेड अलगा जो होती है वो किस में मिलती है? मरीन वाटर के अंदर मोस्टली, लेकिन किसके अंदर? फ्रेश वाटर में मिल सकती है। इसके अंदर फ्रेश वाटर में मिलने के लिए कौन से चांस है? रेयर चांस, बहुत ही रेयर होती है। किसके अंदर? फ्रेश वाटर में। ब्रेकिश वाटर के अंदर दोनों अलगा मिलती है। फिर अपन ये क्लासिफिकेशन पूरा देख चुके हैं। अब इस क्लासिफिकेशन को और इस पॉइंट्स को अपन थोड़ा सा कहाँ से देखने वाले हैं? एनसीईआरटी से देखने वाले हैं, ठीक है। जो पॉइंट्स मैंने अभी तक कवर करे मैं एनसीईआरटी के अंदर दिखाता हूँ वो कहाँ मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले अपन यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब बेसिकली अलगा जो है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पे समझनी है। अलगा का सबसे पहले जनरल फीचर्स, ये जो अलगा का ये अलग पोर्शन है इसके अंदर क्या बताए हैं? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अलगा, है ना। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अलगा के अंदर क्या क्या चीज़ें दी है देखो। बेसिकली इट इज़ अ क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है ना। लेकिन ये मॉइस्ट स्टोन सॉइल यहाँ पे भी मिल सकता है, ये अपन ने बात करी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये कुछ ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएशन के अंदर मिल सकता है। और वो कौन से ऑर्गेनिज्म है? एसोसिएशन विद फंजाई क्या कहलाता है? लाइकेन। और एनिमल्स के साथ जो एसोसिएशन होता है वो क्या कहलाता है? स्लॉथ बियर, है ना। सॉरी, एनिमल्स, किस एनिमल के साथ इसका एसोसिएशन मिलता है? स्लॉथ बियर के साथ इसका एसोसिएशन मिल सकता है, ठीक है। ये अपन ने कुछ जनरल्स के बारे में बात करी थी। सबसे पहले हैबिटाट, है ना। तो हैबिटाट के अंदर अपन ने इतनी बात करी। तो इस पैराग्राफ में एनसीईआरटी के अंदर क्या बताया गया है? सिर्फ हैबिटाट के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टू डेट, अब अलगा के अंदर आगे उन्होंने बॉडी फॉर्म्स की बात करी, जो अपन ने मॉर्फोलॉजी जिसको हेडिंग दी थी। तो अब इस पैराग्राफ के अंदर देखिए आपको पता चलेगा फॉर्म्स एंड साइज ऑफ अलगा जो है वो है क्या? हाईली वेरिएबल है। क्या हो सकता है? कॉलोनियल फॉर्म, फिलामेंटल फॉर्म से लेके बहुत बड़े मेसिव प्लांट बॉडी तक के फॉर्म्स अपने को अलगा के अंदर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अलगा के अंदर क्या डिस्कस करा गया है? रिप्रोडक्शन, है ना। तो अलगा वेजिटेटिव, एसेक्चुअल, सेक्चुअल तीनों मेथड से रिप्रोड्यूस करता है ना। वेजिटेटिव मेथड जो होती है वो होती है फ्रेगमेंटेशन, है ना। नेक्स्ट टू दैट जो एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाय होता है जूस्पोर, है ना। एंड सेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous टाइप का। अब अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके एग्जाम्पल है आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous के। उन एग्जाम्पल्स को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, या फिर उन एग्जाम्पल्स को मैं बोलूँ तो याद करना बहुत ज़रूरी है। मैं इन एग्जाम्पल्स को अलग कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए वॉल्वॉक्स फ्यूकस oogamous के एग्जाम्पल में दिया है। फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर जो गैमेट्स है एनाइसोगेमेट्स टाइप का जो है वो किसके अंदर दे रहा है? उडोरीना के अंदर दे रखा है। एंड स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स जो हैं वो किसके एग्जाम्पल के अंदर आते हैं? आइसोगेमस टाइप के सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरल फीचर्स के बाद कुछ अलगी की डायग्राम्स यहाँ पे हैं, इनको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, और नेक्स्ट थोड़ी देर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं इनको। अब यहाँ पे देखिए अलगा के बारे में कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने उनको हाईलाइट कर रखा है। देखिए बेसिकली 17 स्पीसीज ऑफ मरीन अलगा जो होती है वो क्या होती है? ह्यूमन के लिए एज अ फूड काम में आती है। और इनके एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे लेमिनेरिया, सार्गासम एंड पोरफायरा, ठीक है। लेमिनेरिया, सार्गासम एंड पोरफायरा, ये तीन जो अलगी की स्पीसीज दे रखी है ये एज अ फूड यूज़ हो सकती है। नेक्स्ट टू दैट मैंने जो हाइड्रोकोलाइड वाला कंसेप्ट आपको समझाया था उसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, ब्राउन अलगा के अंदर मिलता है एल्जिन, रेड अलगा के अंदर मिलता है कौन सा? केराजिन, ठीक है। जिलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया जो है इनसे एक जेली लाइक सब्सटेंस ऑब्टेंड होता है, जिस जेली लाइक सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं? अगार। मैं इसको एक अलग उसमें हाईलाइट करता हूँ, आप देखिएगा ये क्या है? अगार, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। कुछ इस पैराग्राफ के अंदर अलगा के कुछ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस दे रखे हैं। तो मैं अपनी प्रीवियस स्लाइड के ऊपर पहले जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जब डिस्कस करा था कि अपन किसी भी ऑर्गेनिजम्स को किस हेडिंग के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे अल्टीमेट एक हेडिंग है। इन सबको पढ़ने का जो पर्पस है वो है कि हमें इसका इकोनॉमिक
इम्पोर्टेंस पता चले, हमें इसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस पता चले कि इस अलगा एक्चुअली जो है उसका उससे हम इकोनॉमिकली कैसे बेनिफिट हो सकते हैं, इकोलॉजिकली कैसे बेनिफिट हो सकते हैं, उसको हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में। अपने एनसीईआरटी के अंदर कॉमन जनरल फीचर्स वाले पैराग्राफ के अंदर ये सारी चीज़ें एडेड हैं। अब देखिए ये स्टार्ट हुआ ग्रीन अलगा, है ना। अब ग्रीन अलगा के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, देखो बेसिकली इसका एक कॉमन नेम दे रखा है कि इसको क्या बोला जाता है, ग्रीन अलगा बोला जाता है ना। यूनिसेल्युलर फॉर्म्स हो सकते हैं, कॉलोनियल फॉर्म्स हो सकते हैं, फिलामेंटस फॉर्म्स हो सकते हैं, जिसको अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। इनके अंदर जो मेजर पिगमेंट मिलता है क्लोरोफिल ए एंड बी मिलता है। इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो वेरियस शेप के मिल सकते हैं, डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पायरल शेप, रिबन शेप। मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती है ना। एग्जाम्पल्स के साथ अपन पढ़ने वाले हैं कि इस टाइप के क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टू दैट पायरिनोइड्स के बारे में अपन बात कर चुके हैं। पायरिनोइड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन होते हैं, ठीक है। फिर ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है इसके अंदर किसको डिस्कस करा गया है, रिप्रोडक्शन को डिस्कस करा गया है, ठीक है। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जो है ब्राउन अलगा के लिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन किसके लिए है, रेड अलगा के लिए, है ना। तो अल्टीमेटली ये रही अपने रेड अलगा। अब फाइनली जो अपन ने टेबल बनाई थी उसके अंदर उस टेबल को इस टेबल से कंपेयर करते हैं अपन। सबसे पहले अपन ने उस टेबल के अंदर कॉमन नेम लिखा था, तो अपन कॉमन नेम लिख चुके, ग्रीन अलगा, रेड अलगा, ब्राउन अलगा। मैं आपको वहाँ पे भी बोला था कि एनसीईआरटी के अंदर सेकंड नंबर पे, सेकंड पोजीशन पे ब्राउन अलगा डिस्कस करी गई है, लेकिन अपन ने ब्राउन अलगा को लास्ट में डिस्कस करा है, अपन ने रेड अलगा को बीच में डिस्कस करा है। तो देखिए सेकंड मैंने चीज़ डिस्कस करी थी आपसे हैबिटेट के बारे में। तो हैबिटेट देखिए फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, है ना। लेकिन अल्टीमेटली अगर अपन बात करें तो जो ग्रीन अलगा होती है मोस्टली किसके अंदर मिलती है, फ्रेश वाटर के अंदर मिलती है, इसलिए मैंने वहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ फ्रेश वाटर, ठीक है। यहाँ पे तीनों चीज़ें लिखी हैं। नेक्स्ट अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो ब्राउन अलगा है उसके लिए मैं बोला था फ्रेश वाटर क्या होता है, एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन होती है, वो बेसिकली कहाँ मिलती है, मरीन वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। एंड रेड अलगा के लिए मैं बोला था आपको कि फ्रेश वाटर के अंदर कुछ अलगी जो होती है वो फ्रेश वाटर के अंदर मिल सकती है, लेकिन मेनली कहाँ मिलती है, मोस्ट ऑफ द अलगा कहाँ मिलती है, मरीन वाटर के अंदर मिलती है। क्लियर है, इस चीज़ को अपन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करा था मेजर पिगमेंट, क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड सी, क्लोरोफिल ए एंड डी, है ना। अब यहाँ पे जो पिगमेंट नहीं लिखा है वो कौन सा नहीं लिखा है, जेंथोफिल नहीं लिखा है, तो जेंथोफिल हमें यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे R5 इरिथ्रिन लिखा है, यहाँ पे एक और पिगमेंट हो सकता है R5 साइनिन। क्लियर है ये चीज़। अब नेक्स्ट मैं आपसे बात कर चुका था स्टोर्ड फूड मटेरियल की, स्टोर्ड फूड मटेरियल स्टार्च, स्टोर्ड फूड मटेरियल फ्लोरिडीन स्टार्च, मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन, ठीक है। मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन, इस चीज़ को अपन डिस्कस कर चुके हैं। सेलवॉल जो है, सेलवॉल के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सेलवॉल बेसिकली सेलुलोस एंड पैक्टिन दोनों की बनी होती है, सेलुलोस एंड पैक्टिन यहाँ पे आएगा। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, एल्जीन होता है, एल्जीन इज अ हाइड्रोकोलाइड। अब यहाँ पे सेलुलोस, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर, अपन ने ये तीनों चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करी टेबल में, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आ सकती है, वो होते हैं हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स के अंदर अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कौन से हाइड्रोकोलाइड यहाँ पे मिलते हैं, केराजिन एंड अगार, केराजिन एंड अगार। क्लियर है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़, फ्लैजिला का नंबर, इनके अंदर फ्लैजिला का नंबर क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, कितने, 2 से 8 फ्लैजिला किसके अंदर मिल सकते हैं, ग्रीन अलगा के अंदर। और उनकी पोजीशन जो होती है वो क्या होती है, अपाइकल, और इनका जो साइज होता है वो कैसा होता है, इक्वल। ऐसे ही जब अपन फ्लैजिला के नंबर्स की बात करते हैं ब्राउन अलगा के लिए, तो इनके अंदर फ्लैजिला कितने होते हैं, 2 और अनइक्वल और लेटरल होते हैं। वो दोनों अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं जिनका साइज अलग अलग होता है, और वो दोनों कैसे होते हैं, लेटरली प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। एंड अगर अपन रेड अलगा की बात करें तो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, रेड अलगा के अंदर मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होते, उनके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। तो अपन ने इन तीनों की कंपैरेटिव स्टडी कर ली, एज वेल एज अपन ने एनसीईआरटी भी पढ़ ली, अपन ने अपनी टेबल भी बना ली, अपने नोट्स भी बना लिए। अब मैं चाहता हूं कि आप इनकी कुछ इमेज देखें जो इनके एग्जाम्पल हैं, अपन उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक जनरल एग्जाम्पल की लिस्ट दिखाता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल अलगी के अंदर प्रेजेंट है। तो ऑलमोस्ट अलगी जो टॉपिक है उसके अंदर इतने एग्जाम्पल यहाँ पे प्रेजेंट है ना। तो 9 एग्जाम्पल जो है वो ग्रीन अलगा के अंदर प्रेजेंट है, 5 एग्जाम्पल रेड अलगा के हो, और 5 एग्जाम्पल ऑलमोस्ट अपने पास ब्राउन अलगा के, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले ये देखिए, इसके अंदर सबसे पहले जो है ग्रीन अलगा के एग्जाम्पल दिखाए गए, ये है वॉल्वॉक्स, ये है यूलोथ्रिक्स, ठीक है, ये है वॉल्वॉक्स, ये है यूलोथ्रिक्स। वॉल्वॉक्स का क्या दिख रहा है हमें, कॉलोनियल फॉर्म दिख रहा है, ये बेसिकली एक माइक्रोस्कोपिक, ये सब माइक्रोस्कोपिक इमेजेस हैं। फिर हमें दिख रहा है क्या, ब्राउन अलगा, और फिर हमें दिख रही है क्या, रेड अलगा। ब्राउन अलगा के अंदर जो 3 एग्जाम्पल है अपने पास, वो सबसे पहला एग्जाम्पल है अपने पास लेमिनेरिया,
सेकेंड एग्जाम्पल है फ्यूकस और थर्ड एग्जाम्पल है डिक्टियोटा। थर्ड एग्जाम्पल है डिक्टियोटा। और जो रेड अलगा है उसके अंदर हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है, पहला जो एग्जाम्पल है वो है पोरफायरा और सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो है पोलीसाइफोनिया। अब मैं चाहता हूँ आप इनकी रियल टाइम इमेज देखिए जिससे आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाए। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको कि अलगा जो होता है वो वुडी प्लेसेस पे भी मिल सकता है और सम एनिमल्स के साथ एसोसिएशन के अंदर फंजाई के साथ एसोसिएशन में मिल सकता है। तो ये किसका इमेज है? स्लॉथ बियर। और स्लॉथ बियर के ऊपर ये जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? ग्रीन अलगा है। ये क्या है? ग्रीन अलगा। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर स्लॉथ बियर के साथ कौन सी अलगा जो है वो एसोसिएशन बनाती है? कौन सी अलगा एसोसिएशन बनाती है? ग्रीन अलगा। ये जो दिख रहा है आपको, ये इमेज दिख रही है, ये प्लांट की शूट के ऊपर, दिस इज अ लाइकेन। दिस इज अ लाइकेन। फंजाई और अलगा का एसोसिएशन होता है। ये फर्स्ट एग्जांपल है एनसीईआरटी, वन ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल एनसीईआरटी के अंदर जो दिए हैं। ये लाइकेन जो होता है इसके अंदर भी जो अलगल पार्ट होता है ये ग्रीन अलगा होता है। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल जो दिख रहा है आपको ये दिख रहा है लाइकेन। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है दिस इज अ इमेज ऑफ यूलोथ्रिक्स। ये यूलोथ्रिक्स की इमेज है। ये भी किसकी इमेज है? ये यूलोथ्रिक्स की इमेज है। आप चाहें तो स्क्रीन की पिक्चर ले सकते हैं, जो स्क्रीन में आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं जिससे आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाए। दिस इज़ अ यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में हमें क्या दिख रहा है? देखिए ध्यान से देखिएगा, ये एक सेल दिख रहा है ना। मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ, थोड़ा सा कलर मैच ना हो। ये देखिए एक सेल दिख रहा है और सेल के अंदर हमें क्या दिख रहा है? एक ग्रीन कलर स्ट्रक्चर दिख रहा है। बेसिकली वो ग्रीन कलर स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। वो ग्रीन कलर स्ट्रक्चर क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो लाइकेन है वो ग्रे कलर के दिख रहे हैं, यहाँ पे लाइकेन जो है वो येलो कलर के दिख रहे हैं। लाइकेन के जो कलर है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। यहाँ से आप एक एग्जांपल और याद कर सकते हैं। लाइकेन जब अपन पढ़ते हैं तो लाइकेन के बारे में अपन पढ़ते हैं, इकोलॉजी वाला जब चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे लाइकेन के बारे में एक चीज़ आती है कि लाइकेन आर दी फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू इनहेबिटाट अ बेयर लैंड। जो एक ड्राई बेयर लैंड है, डेजर्ट है, वहाँ पे हैबिटाट करने वाले लाइकेन फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं। और फिर वो उस लाइकेन को अपन ये पढ़ते हैं बायोलॉजिकल सक्सेशन वाले टॉपिक में। फिर ये जो लाइकेन होते हैं वहाँ की सॉइल कंडीशंस को क्या बनाते हैं? फेवरेबल बनाते हैं और फेवरेबल सॉइल के अंदर दूसरे प्लांट आके सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो ये दिख रहा है अपने को कि लाइकेन जो है बिल्कुल ड्राई एरिया के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है? यूलोथ्रिक्स। ये इमेज भी किसकी है? यूलोथ्रिक्स की है। ये जो इमेज है दिस इज माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ स्पायरोगायरा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, स्पायरोगायरा की एक और बेहतर इमेज जिसके अंदर आपको जो क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं? स्पायरल शेप क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा है? स्पायरल शेप क्लोरोप्लास्ट। बेसिकली इसके लिए इसको क्या बोला जाता है? स्पायरोगायरा। अब ये जो है ये ऑर्गेनिज्म जो है दिस इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ क्लेमाइडोमोनस। ये क्लेमाइडोमोनस का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है। ये आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज अ क्लेमाइडोमोनस और ये उसके दो फ्लैजिला है। आप अपने बुक में देखा होगा अपन क्लेमाइडोमोनस इस टाइप का बनाते हैं। ठीक है, इस टाइप का जो है ये कौन सी पिक्चर है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है। इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप होता है उससे ये इमेज ली गई है। ये उसी का कलर्ड वर्जन है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो क्लेमाइडोमोनस होता है ना, इसके अंदर हमें मिलता है कौन सा क्लोरोप्लास्ट? कप शेप क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये जो दिख रहा है दिस इज ठीक है, ये ग्रीन अलगा है और ये ग्रीन अलगा है कारा। ये ग्रीन अलगा है कारा। ठीक है, अब ये कारा जो है ना, ये क्यों लिया है मैंने एग्जांपल में इस टाइप से? कारा की एक लाइफ साइकिल भी दिखाई है मैंने यहाँ पे। कारा के अंदर से एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया नोक्यूल और लोक्यूल के बारे में। नोक्यूल और ग्लोब्यूल के बारे में, या फिर कारा के बोलना चाहिए अपने पास एंथेरिडियम आर्किगोनियम एंड एंथेरिडियम। जो ग्लोब्यूल होता है वो इसका एंथेरिडियम होता है। अब इस चीज़ का मतलब मैं आगे जब अपन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको और अच्छे से, लेकिन यहाँ पे जस्ट इतना ही समझिए। बेसिकली एंथेरिडियम और आर्किगोनियम इज अ सेक्स ऑर्गन ऑफ द प्लांट, इज द सेक्स ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, ये जो कारा है इससे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नोक्यूल और ग्लोब्यूल होता है ये क्या होता है। ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा। अभी अपन जब सबसे ऊपर आगे अपन ने क्वेश्चन देखे तो वहाँ पे भी क्वेश्चन प्रेजेंट है ना। तो देखिए ये जो है दिस इज ऊगोनियम, दिस इज एंथेरिडियम, है ना। तो ग्लोब्यूल जो होता है वो एंथेरिडियम होता है। कारा के अंदर ये किस टाइप से प्रेजेंट होते हैं? कारा के अंदर क्या है, एक मेन स्टेम है। मेन स्टेम से कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं और एक्चुअल में ये स्टेम नहीं है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है और उससे कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं और उन लीफ लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर ये ग्लोब्यूल और नोक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लोब्यूल जो होता है, नोक्यूल जो होता है वो ऊपर होता है और ग्लोब्यूल जो होता है वो नीचे होता है।
नोक्यूल मतलब क्या, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है और जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इस डायग्राम के अंदर पूरी लाइफ साइकिल दिखाई है कि एंथेरिडियम से निकलते हैं स्पर्म और जो आर्किगोनियम और उगोनियम होता है इसके अंदर होता है एक और फाइनली ये दोनों आपस में फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ होने के बाद एक जाइगोट बनता है, जाइगोटिक मियोसिस होती है और उससे फाइनली क्या हो जाता है, नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये जो एग्जाम्पल है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज अ फ्यूकस। ये जो है ये एक फ्यूकस है, एक ब्राउन अलगा है। आपको दिखेगा एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी के डायग्राम के अंदर ये देखिए, दिस इज फ्यूकस, जो सेकंड वाला डायग्राम है ना, दिस इज फ्यूकस, और आपको इसके जैसा ही कुछ स्ट्रक्चर वहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं वापस से रियल इमेजेस की कुछ बात करने वाले हैं अपन, तो उस पर आते हैं। फ्यूकस ये जो है दिस इज ये रेड अलगा है और रेड अलगा में है ये पोलीसाइफोनिया। ठीक है, यहाँ पे अपन ने दो एग्जांपल देखे थे, इमेज देख सकते हैं आप एनसीईआरटी के। ये जो रेड अलगा है इसकी इमेज है, वहाँ पे रियल टाइम इमेज हमें देखने को मिल रही है। देखिए ये रियल टाइम इमेज देखिए, आपको पता चलेगा कि ये एक रेड अलगा है और रेड अलगा इस टाइप का दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज अ अगार प्लेट। मैं आपको बता चुका हूँ अगार एक क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और वो जेली लाइक सब्सटेंस को बेसिकली कहाँ यूज़ करा जाता है, कल्चर प्लेट एज अ इन लेबोरेटरी के अंदर यूज़ करा जाता है। दिस इज ऑल्सो अगार प्लेट, जिसके अंदर अपने को क्या छोटे छोटे बैक्टीरियल कॉलोनी दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो इमेज है दिस इज ऑफ कल्प। कल्प इज अ ग्रीन अलगा, है ना। नेक्स्ट ये जो अपने पास इमेज है, ये इमेज है किसकी, लेमिनेरिया के। दिस इज इमेज ऑफ लेमिनेरिया। इसके अंदर लेमिनेरिया आपको वहाँ पे ना कुछ अलग दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में लेमिनेरिया की इमेज है जिसके अंदर क्या हो रहा है, फ्रॉन्ड है, इस टाइप की इमेज है। दिस इज ऑल्सो इमेज ऑफ लेमिनेरिया। ठीक है, नेक्स्ट ये जो इमेज है दिस इज इमेज ऑफ डिक्टियोटा। दिस इज इमेज ऑफ डिक्टियोटा। डिक्टियोटा अपन ने कहाँ पे पढ़ा है, ये एक टाइप का क्या है, ब्राउन अलगा। ठीक है, नेक्स्ट ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल क्या दिख रहा है इस इमेज के अंदर, ये इमेज के अंदर हमें वॉल्वॉक्स की कॉलोनी दिख रही है। दिस इज अ वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स बेसिकली क्या है, कॉलोनियल अलगा है, ग्रीन अलगा है। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, क्या होता है, वॉल्वॉक्स के अंदर दो टाइप के सेल्स मिलते हैं, एक सोमेटिक सेल्स होते हैं, मतलब म्यूसिलेजिनस टाइप के सेल्स होते हैं। तो एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग बन जाती है और उसके अंदर छोटे छोटे ग्रीन सेल्स उसके अंदर एग्रीगेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे तो एनसीईआरटी के डायग्राम के अंदर भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट करा है। एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम के अंदर आप देखिए, उसके अंदर बाहर लिखा है पेरेंट कॉलोनी, अंदर वाली साइड पे लिखा है डॉटर कॉलोनी, फिर ये डॉटर कॉलोनी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और उससे वॉल्वॉक्स की नई कॉलोनी बन जाएगी। बेसिकली ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, ये भी वॉल्वॉक्स की इमेज है ना। दूसरे टाइप से इमेज ली गई है। इसके अंदर बाहर क्या बताए गए हैं, कुछ मेल गैमेट्स बताए गए हैं बाहर वाली साइड पे वॉल्वॉक्स के अंदर। ठीक है, ये जो इमेज है दिस इज इमेज ऑफ अ ग्रीन अलगा क्लोरिला। ये क्लोरिला की इमेज है। ये जो सेकेंड वाली इमेज है ये भी क्लोरिला की है ना। ये जो इमेज है दिस इज फॉर उडोरिना। ये उडोरिना एग्जाम्पल अपन ने कहाँ पढ़ा है, उडोरिना एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा है कहाँ पे, जहाँ पे अपन एन आइसोगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, वहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल रहता है, उडोरिना। ठीक है, क्लोरिला एग्जाम्पल पता है कहाँ पढ़ेंगे, क्लोरिला एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं कहाँ पे, जहाँ पे अलगा के जब अपन यूजेस पढ़ेंगे। मैंने अभी बताया कि अभी अपन ने क्या क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफिकेशन के बाद अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं, फिर अपन इनके क्या देखेंगे, यूजेस, इकोलॉजिकल यूजेस एज वेल एज इकोनॉमिकल यूजेस। तो क्लोरिला के अंदर अपन बात करते हैं कि क्लोरिला एक सिंगल सेल प्रोटीन है, इसको खाया जाता है ना, ये प्रोटीन का रिच सोर्स होता है क्लोरिला। एंड उसके साथ स्पाइरुलिना एक और अलगा होती है जिसको यूज़ करा जाता है एज अ सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, फिर ये एक वापस से रेड अलगा का डायग्राम है ना, जो कि बेसिकली आप देख सकते हैं दिस इज पोरफायरा। जो अपने को ऊपर इमेज मिली थी वो थी पोलीसाइफोनिया की, वो भी एक रेड अलगा था। एनसीईआरटी के अंदर आप सेम डायग्राम देख सकते हैं। एनसीईआरटी के अंदर जो इमेज दिखाई गई है आपको वो इससे मिलती जुलती ही इमेज है। देखिए ये एनसीईआरटी के अंदर इमेज है जिसके अंदर आपको फ्रॉन्ट दिखाया गया है ना, और यही इमेज किसकी है, पोरफायरा की, और ये उसकी रियल टाइम इमेज। सो दिस इज इमेज ऑफ, so student this is image of porphyra, this is also an image of porphyra जो कि अपन स्टडी कर चुके हैं, इट इज़ अ रेड अलगा। ठीक है, नेक्स्ट टू दैट दिस इज इमेज ऑफ एक्टोकार्पस, दिस इज इमेज ऑफ सार्गासम।
ठीक है। ये दोनों की दोनों जो है एग्जाम्पल, ये किसके अंदर आते हैं, ब्राउन अलगी के अंदर आते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल किसके अंदर आते हैं, ब्राउन अलगी के अंदर आते हैं। एट लास्ट सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल एग्जाम्पल, नाउ वी हैव टू कंटिन्यू विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस अलगा चैप्टर। और पूरे प्लांट किंगडम के अंदर ही अगर अपन बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो होता है लाइफ साइकिल, वो होता है लाइफ साइकिल। बेसिकली लाइफ साइकिल के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, बेसिकली लाइफ साइकिल के अंदर वी हैव टू स्टडी दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वी हैव टू स्टडी दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है ये चीज़, है ना। हमें क्या पढ़ना है लाइफ साइकिल के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का। तो अपन लाइफ साइकिल का स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं, अपन समझते हैं कि मेन प्लांट बॉडी जो होती है, मेन प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज गैमेटोफाइटिक, मेन प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज गैमेटोफाइटिक। अब व्हाट यू मीन बाय दिस गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी का क्या काम होता है, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी गैमेट्स बनाती है, ठीक है। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी क्या बनाती है, स्पोर बनाती है। क्लियर है ये चीज़। और जो गैमेट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट, ठीक है। तो अपन समझेंगे सबसे पहले जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी, इसके ऊपर एल्गी के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये जो सेक्स ऑर्गन होते हैं एल्गी के अंदर, ये क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर एंड नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। कैसे सेक्स ऑर्गन होते हैं, यूनिसेल्यूलर एंड नॉन जैकेटेड, कैसे सेक्स ऑर्गन होते हैं, मैं उसको लिख नहीं रहा। अब आगे बढ़ रहे हैं अपन। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं इसके अंदर, मेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है, एंथेरिडियम। मेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है, एंथेरिडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो बेसिकली क्या है, आर्किगोनियम, ठीक है। बट ये टर्म मुझे यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए, अलगी के लिए यूज़ नहीं करते हैं अपन इसको, डायरेक्टली अपन ऐसा बोलते हैं सेक्स ऑर्गन है। एक है मेल सेक्स ऑर्गन, एक है फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन से बनेगा मेल गैमेट, मेल सेक्स ऑर्गन से बनेगा मेल गैमेट। फीमेल सेक्स ऑर्गन से बनेगा फीमेल गैमेट, ठीक है। अब ये जो मेल एंड फीमेल गैमेट है, ये आपस के अंदर क्या होंगे, फ्यूज होंगे, ये आपस में कांटेक्ट में आते हैं। इन वाटर हो सकता है, या फिर जो मेल गैमेट है, सिर्फ मोटाइल मेल गैमेट क्या होगा, थ्रू दी वाटर, विद द हेल्प ऑफ वाटर कहाँ तक जाएगा, फीमेल गैमेट तक जाएगा। एंड ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे। फ्यूज होने के बाद ये क्या बना देगा, जाइगोट। एंड जो जाइगोट है उसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली जाइगोट अपन ने जैसे इन केस ह्यूमन के केस में पढ़े तो जाइगोट किसके अंदर डेवलप होता है, एम्ब्रियो के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो जाइगोट है उसके अंदर एक रेस्टिंग स्टेज आएगी। ये जो जाइगोट है ये किसके अंदर चले जाएगा, एक रेस्टिंग स्टेज के अंदर चले जाएगा। एंड रेस्टिंग स्टेज के बाद इस जाइगोट के अंदर क्या हो जाएगा, मियोटिक डिवीजन। और मियोटिक डिवीजन को मैं दूसरे शब्दों में क्या लिख सकता हूँ, रिडक्शन डिवीजन, है ना। रिडक्शन डिवीजन होने के बाद क्या होगा, ये बन जाएंगे जाइगोट से रिडक्शन डिवीजन होने के बाद बन जाएंगे स्पोर्स, ठीक है। ये जो स्पोर्स होंगे बेसिकली क्या होंगे, हैप्लॉइड स्पोर होंगे, क्योंकि आफ्टर मियोसिस बने हैं, ठीक है। और फाइनली ये जो स्पोर जो है जब जर्मिनेट होंगे तो उससे क्या बन जाएगी, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आप सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं अगर है ना यहाँ से एक लाइन खींच दूँ, यहाँ से एक लाइन खींची अपन ने, ठीक है। जो ब्लू कलर लाइन बनाई है इसके ऊपर ऊपर वाली जितनी भी चीज़ें लिखी उसको देखिए, और इसके जो नीचे नीचे वाली जो चीज़ें हैं उसको अपन ध्यान से देखते हैं। तो बेसिकली गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी का मतलब क्या है, बेसिकली ये जो प्लांट बॉडी होती है क्या होती है, हैप्लॉइड, ठीक है। जो सेक्स ऑर्गन है ये भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। गैमेट्स भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो बेसिकली जो गैमेट्स हैं ये कैसे बने होंगे, अगर ये हैप्लॉइड गैमेट्स हैं और ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी से सिंथेसाइज हुए हैं, तो ये गैमेट जो हैं ये कैसे बनते हैं, माइटोसिस से। ये गैमेट्स कैसे बनते हैं, माइटोसिस से, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या है, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। लेकिन जब ये हैप्लॉइड और हैप्लॉइड गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे तो उससे जो जाइगोट बनेगा ये कैसा होगा, डिप्लॉइड, ठीक है। जब जाइगोट के अंदर रेस्टिंग स्टेज आएगी तो वो भी कैसी होगी, ऑब्वियसली डिप्लॉइड स्टेज होगी, क्योंकि वही जाइगोट का ही एक फॉर्म है, बस वो रेस्टिंग स्टेज के अंदर है। एंड फाइनली जो स्पोर होगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड स्पोर होगा। अब ध्यान से देखिएगा, इस पूरी लाइफ साइकिल के अंदर, इस पूरी लाइफ साइकिल के अंदर हैप्लॉइड स्टेज जो है, हैप्लॉइड स्टेज जो है वो क्या है, डोमिनेंट। हैप्लॉइड स्टेज क्या है, डोमिनेंट, ठीक है। ये जो हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट है, और सिर्फ डिप्लॉइड स्टेज जो आती है पूरी लाइफ साइकिल के अंदर वो बहुत थोड़े से समय के लिए आती है। इस टाइप की लाइफ साइकिल को अपन क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज नोन एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर है। तो अलगा के अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो रेड अलगा होती है, जो रेड अलगा होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉर्मली अलगा के अंदर जो जाइगोट होता है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब जो जाइगोट है उसके अंदर क्या होता है, जाइगोट बनने के बाद कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सिंगल सेल एंटाइटी है। लेकिन इन रेड अलगा एक कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हैं बेसिकली क्या डिनोट कर रहे हैं कि जो जाइगोट है उसके अंदर कुछ ऐसी तैयारी चल रही है जिससे क्या बन सकता है, एम्ब्रियो बन सकता है, जो कि क्या है, एक फ्यूचर प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो कि अलगा के अंदर नहीं होता, लेकिन है ना फ्यूचर के जो प्लांट है जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, उन सभी में क्या होता है, जाइगोट जो होता है कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंदर जाता है और उससे बनता है एम्ब्रियो। लेकिन ये अलगा के अंदर नहीं होता। लेकिन कुछ रेड अलगा जो होती है उनके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं। इसका मतलब अपन ऐसा सोच सकते हैं कि जो रेड अलगी है वो रिप्रोडक्टिवली सबसे ज़्यादा क्या है, इवॉल्व्ड स्पीसीज है, इवॉल्व्ड क्लास है अलगा की, है ना। सम स्पीसीज ऑफ रेड अलगा क्या है, रिप्रोडक्टिवली सबसे इवॉल्व्ड है और उन्हीं से क्या हुए, फर्दर प्लांट इवॉल्व हुए। लेकिन अगर अपन है ना बॉडी वाइज देखें, अगर अपन उनके बॉडी स्ट्रक्चर के वाइज देखें तो ब्राउन अलगा जो होती है उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं अब अपन फाइनल टॉपिक के साथ। नेक्स्ट फाइनल टॉपिक की मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ अपन ने बात करी थी इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। बेसिकली इम्पोर्टेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, इकोलॉजिकल रोल एज वेल एज इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, ठीक है। तो पहले कुछ अपन इकोलॉजिकल रोल्स की बात करेंगे। बेसिकली जो एल्गी होती है वो क्या होती है, अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन को बढ़ा सकती है। अलगी बेसिकली क्या होती है, एक्वेटिक होती है। मोस्ट ऑफ द अलगी क्या होती है, एक्वेटिक फॉर्म्स में होती है। तो क्या करती है, अलगी के द्वारा फोटोसिंथेसिस करी जाती है, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज होती है। वो ऑक्सीजन कहाँ रिलीज होती है, पानी में रिलीज होती है। तो अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट में क्या बढ़ा देती है, ऑक्सीजन बढ़ा देती है। और ये ऑक्सीजन बेसिकली किसके लिए काम आती है, जो एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स होते हैं उनके लिए ये ऑक्सीजन काम आती है, ठीक है। तो क्या करती है, इंक्रीज ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। सेकेंड अगर अपन बात करें तो अलगा जो होती है वो फोटोसिंथेसिस से फूड बना रही है। अब जब फूड बना रही है तो ये फूड कोई दूसरा एनिमल खा सकता है। तो बहुत सारे जो ज़ूप्लैंक्टॉन्स होते हैं वो इन टाइप के ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये क्या बनाती है, स्टार्ट ऑफ फूड चेन इन वेरियस एक्वेटिक इन्वायरमेंट। बेसिकली ये क्या है, स्टार्ट पॉइंट ऑफ फूड चेन इन वेरियस एक्वेटिक इन्वायरमेंट। थर्ड अगर अपन बात करें तो सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स के लिए फूड की तरह यूज़ नहीं होती है, ह्यूमंस भी इनको फूड की तरह यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ऑलमोस्ट 70 स्पीसीज होती हैं मैरीन अलगा की, 70 स्पीसीज ऑफ मैरीन अलगा इज यूज्ड एज फूड। इसमें 3 एग्जाम्पल अपने लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो है फर्स्ट पोरफायरा, सेकेंड एग्जाम्पल एक्टोकार्पस एंड थर्ड एग्जाम्पल सार्गासम। फोर्थ पॉइंट जो है वो हमें याद रखना है कि ये एज अ फूड तो यूज़ होती है, लेकिन एज अ रिच फूड भी यूज़ होती है, एज अ सिंगल सेल प्रोटीन भी यूज़ होती है। कुछ अलगी होती है जो कि एज अ सिंगल सेल प्रोटीन और एज अ सिंगल सेल न्यूट्रिएंट की तरह यूज़ करी जाती है। और इन सिंगल सेल न्यूट्रिएंट के अंदर अपने पास एग्जांपल जो है वो है क्लोरिला एंड स्पाइरुलिना, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट जो है हमें जो समझना है ये है कि जो अलगी होती है, सम एल्गी आर रिच इन iodine concentration, therefore they can be used for treating iodine deficiency और they can be used as normal food। तो उनकी वजह से क्या होती है, बॉडी के अंदर आयोडीन की पूर्ति हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फाइनल पॉइंट, दैट इज एक सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है अलगा का। अलगा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कुछ अलगा के अंदर हाइड्रोकोलाइट्स होते हैं और उसमें से वन ऑफ द हाइड्रोकोलाइट है अगार, जिसके अपन इमेज भी देख चुके हैं। जिस एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको अपन यूज़ करते हैं एज अ एक प्लेट के अंदर, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, कल्चरिंग करने का काम करते हैं, माइक्रोब्स की क्या करते हैं, कल्चरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस ऑफ अलगा है। इसके अंदर इकोलॉजिकल रोल एज वेल एज इकोनॉमिकल रोल है अलगी के। क्लियर, दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।